सो हेलो एवरीवन एंड गुड इवनिंग सभी को। उम्मीद करता हूँ मेरी वॉइस प्रॉपर आ रही है सभी तक। एक बार कंफर्म कर देंगे। आज हम लोग का बायोलॉजी का सेकंड लेक्चर रहने वाला है, जिसमें कि हम लोग टिश्यूज़ यानी कि ऊतक करने वाले हैं। ठीक है। अब सबसे पहली बात तो ये टिश्यूज़ होते क्या हैं, पहले हम वो जान लेते हैं। ठीक है। तो कल हम लोगों ने क्या पढ़ा था? कल हम लोगों ने पढ़ा था सेल्स के बारे में। ठीक है। तो एक सेकेंड रुकिए। ठीक। तो कल हम लोगों ने किसके बारे में पढ़ा था? कल सेल्स के बारे में पढ़ा था, राइट? कि हमारी कोशिकाएं क्या होती हैं। तो पहले तो ये बताइए कि स्टडी ऑफ सेल्स को बोलते क्या हैं। अब ये जो सेल्स हैं, ठीक है, ये जो सेल्स हैं अगर ये आपस में जब मिल जाती हैं तो ये बना देती हैं टिश्यूज। ये जब कोशिकाएं आपस में मिल जाती हैं तो ये बना देती हैं ऊतक। जिस तरह सेल की स्टडी को बोलते थे साइटोलॉजी, साइटोलॉजी। अब साइटो का मतलब क्या होता है? साइटो का मतलब होता है सेल एंड लॉजी का मतलब स्टडी। उसी तरह जो स्टडी ऑफ टिश्यू है उसको हम बोलते हैं हिस्टोलॉजी। ठीक है। ठीक है। गुड इवनिंग सभी को। ठीक। तो इसको हम बोलते हैं हिस्टोलॉजी। ठीक है। स्टडी ऑफ टिश्यूज़ को। अब ये जो टिश्यूज़ हैं जो आज के इस लेक्चर हम लोग पढ़ने वाले हैं उनको हम दो कैटेगरी में डिवाइड करके पढ़ेंगे। जो ऊतक हैं उनको हम दो कैटेगरी में पढ़ेंगे, यानी कि दो तरह के ऊतक यहाँ पे हम पढ़ने वाले हैं। एक तो है हमारे प्लांट टिश्यूज़ यानी कि पादप ऊतक इनको बोलेंगे, और दूसरे हैं हमारे एनिमल टिश्यूज़ जिनको कि हम जंतु ऊतक बोलेंगे। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे प्लांट टिश्यूज़ से। पढ़ने वाले हैं। सर टाइम टू टाइम कमेंट्स देखते रहना, कब बफ हो जाए होना तो नीचे यार। अब अगर हम कमेंट्स देखते रहेंगे तो फिर पढ़ाएंगे कब, है कि नहीं? तो बाकी मैं देखता रहूँगा, ठीक है, बीच बीच पे। राइट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्लांट टिश्यूज़ से। डेफिनेशन ऑफ प्लांट टिश्यूज़, टाइप ऑफ टिश्यूज़, प्लांट ये पहले पढ़ेंगे डेफिनेशन क्या होती है, टाइप ऑफ टिश्यूज़ यहाँ पे हम पढ़ेंगे टाइप ऑफ प्लांट टिश्यूज़। दो तरह के आपके प्लांट टिश्यूज़ होते हैं, ठीक है, मेरिस्टेमेटिक एंड परमानेंट। वो भी हम एक एक करके पढ़ेंगे, ठीक है। देन मेरिस्टेमेटिक में इसके 3 पार्ट पढ़ेंगे, देन परमानेंट। इन सबको भूल जाओ भी, ठीक है। आप टिश्यू की मैंने आपको डेफिनेशन बता दी है, ग्रुप ऑफ सेल्स ऑफ सिमिलर स्ट्रक्चर कंबाइंड टुगेदर टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक फंक्शन फॉर्म्स अ टिश्यू। इंपॉर्टेंस क्या होती है टिश्यूज़ की, उतना इंपॉर्टेंट है हमारे लिए है नहीं, ठीक है। सॉरी फॉर द ब्रेक। दो जो चीज़ें लिखी हुई हैं उसको हम बाद में देख लेंगे, ठीक है। पहले समझ लेते हैं। तो अभी मैंने आपको बताया टिश्यूज़ दो टाइप के होते हैं, प्लांट टिश्यूज़ एंड एनिमल टिश्यूज़, ठीक है। सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पे प्लांट टिश्यूज़ को, यानी कि जो हमारे पादप ऊतक हैं। अब ये जो प्लांट टिश्यूज़ हैं इनको हम दो कैटेगरी में डिवाइड करेंगे। सबसे पहले तो एक को बोलेंगे मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़, और दूसरों को बोलेंगे परमानेंट टिश्यूज़। हिंदी में इनको बोलते हैं विभज्योतक ऊतक, और हिंदी में इनको बोलते हैं स्थायी ऊतक, ठीक। ध्यान से समझते रहना, सारी चीज़ें लिखी हुई इसी से मैं दिखा नहीं रहा हूँ क्योंकि पहले समझ लेते हैं, लिख लिख के समझ लेते हैं, ठीक है। उसके बाद वो भी देख लेंगे जो लिखा हुआ है उसमें। तो दो कैटेगरी में मैंने डिवाइड किया प्लांट टिश्यूज़ को, एक को बोला मेरिस्टेमेटिक, दूसरे को बोला परमानेंट। हिंदी में मेरिस्टेमेटिक को बोलते हैं विभज्योतक और परमानेंट को बोलते हैं स्थायी ऊतक। अब इनको जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ हैं और परमानेंट टिश्यूज़ हैं इसमें बेसिक डिफरेंस क्या होता है? बेसिक डिफरेंस जो प्राइमरी डिफरेंस होता है वो ये होता है, मेरिस्टेमेटिक नाम में ये विभज्योतक ऊतक। विभज्योतक का मतलब होता है विभाजन हो रहा है इनमें, यानी कि इनमें जो है सेल डिवीजन हो रहा है। और सेल डिवाइड होता क्यों है?
सेल डिवाइड होता है ग्रोथ की वजह से। तो जब भी ग्रोथ होनी होती है तो सेल डिवाइड होता है। तो यानी कि जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ हैं वो ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे। ये आपके 3 प्रकार के होते हैं। एक होते हैं आपके एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़, दूसरे होते हैं आपके इंटर कैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ या फिर इन शॉर्ट इसको इंटर कैलरी नोड्स के नाम से भी जानते हैं। एंड तीसरे टाइप ऑफ हमारे मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ होते हैं जिनको कि हम लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब ये जो एपिकल है, इंटर कैलरी लेटरल है, ये क्या किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अब ग्रोथ किस तरह से होती है? ग्रोथ 2 तरह के तरीके से हो सकती है आपकी ग्रोथ। जैसे कि हम ह्यूमंस की किस तरह से होती है, या तो हम हाइट बढ़ती है हमारी, या तो भाई विड्थ बढ़ती है, या तो हाइट बढ़ती है तो मोटापा बढ़ता है। सिमिलरली प्लांट्स में भी या तो हाइट बढ़ेगी, और मतलब या तो बोलना सही नहीं रहेगा, मतलब हाइट भी बढ़ेगी एंड विड्थ भी बढ़ेगी। तो जो हाइट बढ़ेगी वो एपिकल और इंटर कैलरी की वजह से बढ़ेगी। आई अगेन रिपीट, जो हाइट बढ़ेगी वो एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ और इंटर कैलरी जो नोड्स होती हैं उसकी वजह से बढ़ेगी। जो इनकी चौड़ाई है वो लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ की वजह से बढ़ेगी। अब यहाँ पे आपको चीज़ें समझ में आएंगी जब मैं यहाँ पे आपको दिखाऊंगा कि इंटर जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ हैं इसमें से एपिकल, इंटर कैलरी और लेटरल होते कहाँ पे, लोकेशन क्या होती है। एपिकल होते हैं टिप्स ऑफ रूट्स एंड शूट्स पे। एपिकल कहाँ पे होते हैं? टिप्स में प्रेजेंट होते हैं। ये तो आप देख रहे हैं शूट में। ऐसे ही जो रूट्स का जो टिप होता है उसमें भी आपको एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ ही देखने को मिलते हैं। इंटर कैलरी जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ होते हैं वो बीच बीच में आपको देखने को मिलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मान लेते हैं कि ये कोई पेड़ है, ठीक है, बकरी आई, बकरी खा गई ऊपर से, तो ऐसा तो है नहीं कि पेड़ बढ़ेगा नहीं अब, तो उसकी ग्रोथ के लिए अब कौन रिस्पॉन्सिबल होगा? इंटर कैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने वो गन्ना देखा हो, गन्ने में बीच बीच में इस तरह से नोड्स प्रेजेंट होती हैं, दैट आर इंटर कैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़। अब लेटरल अगर आप ध्यान से देखें तो लेटरल किसके लिए रिस्पॉन्सिबल थे? लेटरल का मतलब होता है साइडवेज, साइड में जो प्रेजेंट होते हैं, और ये साइड से बढ़ते हैं तो इसलिए मोटापा बढ़ाते हैं ये पेड़ का, तो इनको बोलते हैं लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज। क्लियर हो गई इतनी चीज़? तो अभी हमने क्या पढ़ा, क्या है? हमने ये पढ़ा है कि टिश्यूज होते क्या हैं? ग्रुप ऑफ सेल्स, यानी कि कोशिकाओं का जो समूह होता है जो एक डेफिनेट फंक्शन परफॉर्म कर रहा है उसको हम ऊतक बोलते हैं, दैट इज टिश्यूज बोलते हैं। अब ये जो टिश्यू होते हैं ये 2 तरह के होते हैं, प्लांट टिश्यूज एंड एनिमल टिश्यूज, यानी कि पादप ऊतक और जंतु ऊतक। प्लांट टिश्यूज को हमने 2 कैटेगरी में डिवाइड किया, मेरिस्टेमेटिक एंड परमानेंट। मेरिस्टेमेटिक विभज्योतक ऊतक जो होते हैं इनमें सेल डिवीजन हो रहा है कॉन्टिन्यूसली, जिसकी वजह से ये ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। 3 तरह के होते हैं, एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज, इंटर कैलरी नोड्स, एंड तीसरा होता है हमारा लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज। अब ये जो एपिकल है जिसको कि हम हिंदी में बोल सकते हैं शीर्षस्थ विभज्योतक, ये टिप्स ऑफ रूट्स एंड शूट्स में प्रेजेंट है। जो इंटर कैलरी मेरिस्टेम है जिसको हम अंतर्वष्टि विभज्योतक ऊतक बोल सकते हैं, ये बीच बीच में प्रेजेंट है। और लेटरल मेरिस्टेमेटिक का लोकेशन अगर देखें तो ये साइड में प्रेजेंट है। क्लियर है इतनी चीज़? अब यहाँ पे हम आएंगे किस पे? यहाँ पे अब ये जो चीज़ें लिखी हुई इसको देख लेते हैं अभी, ठीक है। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू हमारा खत्म हो गया, उसको देख लेते हैं। ग्रोइंग रीजन्स ऑफ प्लांट्स में देखने को मिलेगा, स्फेरिकल, ओवल, रेक्टेंगुलर शेप किसी का भी हो सकता है। इंटर सेलुलर स्पेसेस एब्सेंट होती है, नहीं होती हैं। वैक्यूल्स एब्सेंट होता है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होते हैं उनमें वैक्यूल्स एब्सेंट होता है। कमेंट में आप बताएंगे जल्दी से, जो हमने कल पढ़ा था कि ये जो वैक्यूल्स होते हैं ये किस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, इनका फंक्शन क्या होता है वैक्यूल्स का, कल हम लोगों ने देखा था। इनका फंक्शन क्या होता है बताइए वैक्यूल्स का? तो हमने देखा था कि वैक्यूल्स का फंक्शन होता है प्लांट को रिजिडिटी एंड टर्जिडिटी प्रोवाइड करना। एनिमल्स में भी होते हैं वैक्यूल्स, लेकिन एनिमल्स में टेम्परेरी होते हैं, स्मॉल होते हैं साइज में। वहीं अगर हम बात करें प्लांट में तो बड़े होते हैं काफ़ी एंड परमानेंट नेचर के होते हैं वैक्यूल्स। ठीक, अब वैक्यूल्स में एक चीज़ हमने पढ़ी थी, एंड वो ये चीज़ ये थी कि ये प्लांट सेल में तकरीबन 90% 50 to 90% जो है उस सेल का वॉल्यूम ऑक्यूपाई करके रखते हैं। ठीक है, तकरीबन 50 to 90% जो है वो सेल का वॉल्यूम ऑक्यूपाई करके रखते हैं वैक्यूल्स। अब खुद सोचिए, इन सेल को डिवाइड होना है, ये जो टिश्यूज़ हैं इनको डिवाइड होना है। अब ऐसे टिश्यू जिनको डिवीजन करना है उसमें अगर बड़े बड़े वैक्यूल्स होंगे तो सेल डिवीजन में थोड़ी सी दिक्कत होगी कि नहीं होगी? क्योंकि यहाँ पे सेल डिवाइड करना है ना,
बिकॉज ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो इसलिए वैक्यूल्स को हटा देते हैं। ऐसे आप इमेजिन कर सकते हो, जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं ये मिस्टर ए है, ठीक है, या फिर मिस्टर एक्स हैं, ये मिसेज वाई हैं। मान लेते हैं दोनों लोगों को कुछ गतिविधियाँ करनी है, ठीक है, तो कुछ गतिविधियाँ अगर करनी, मान लो कि ये हैं भाई साहब मिस्टर एक्स जो हैं ये काफ़ी मोटे हैं, ये ठीक काफ़ी ज़्यादा मोटे हैं। ये जब ये गतिविधि करना चाहेंगे तो इनका पेट जो है काफ़ी बीच में अड़ंगे डालेगा। तो क्या ये फेवरेबल है कि बड़ा सा पेट हो? नहीं हो, ठीक है। तो वैक्यूल्स अगर बड़ा सा हो तो क्या सेल डिवीजन में फेवरेबल है? नहीं है। तो इसलिए वैक्यूल्स एब्सेंट होता है, इंपॉर्टेंट है। साइटोप्लाज्म जो होता है उसमें डेंस घना होता है, सेल वॉल सेल्यूलोज की बनी होती है, कोई इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि आपको पता है यार सेल वॉल सेल्यूलोज की बनी होगी, ठीक है, कल पढ़े थे हम लोग, और सेल डिवीजन के रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ठीक है। एंड देन उसके बाद एपिकल प्रेजेंट एट दी शूट एंड रूट के टिप्स में प्रेजेंट होगा, लेंथ बढ़ाता है इनकी। लेटरल आपका साइड में प्रेजेंट होता है, गर्थ भी बोलते हैं इसको, ध्यान रखना इसकी लोकेशन गर्थ, गर्थ का मतलब वही होता है नीचे साइड की ओर, ठीक है। प्रेजेंट बीनीथ द बाक, इंटर कैलरी जो होता है प्रेजेंट एट द बेस ऑफ लीव्स। बेस ऑफ लीव्स क्या होता है? जैसे ये पत्ती होती है यहाँ पे, ठीक है, तो बेस में प्रेजेंट होगा, तो इसी से तो पत्ती की ग्रोथ होगी, तो बीच बीच में यहाँ पे प्रेजेंट होता है ये बीच में। इंटर कैलरी का मतलब ये बीच में, ये जो लीव्स और इंटर नोड्स की लेंथ इंक्रीज करता है। क्लियर हो गई इतनी चीज़? बैक टू उसी में आते हैं जो हम यहाँ बना रहे थे, परमानेंट पे आते हैं अभी, ठीक है। क्लियर हो गया है सबको? किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? एक बार देख लेते हैं कि बफरिंग वगैरह तो कुछ नहीं हो गई फिर से। हाँ, तो ये ऐसे एग्जाम्पल ज़्यादा समझ में आते हैं ना। गतिविधि से मतलब है फॉर एग्जाम्पल मतलब पढ़ाई लिखाई करना चाहते हैं वो, गतिविधि से मेरा मतलब ये है। ठीक, अब तुम लोग कुछ भी यार समझ रहे हो, हमारा कभी ये उद्देश्य होता नहीं है जो तुम लोग समझते हो। हम पढ़ाई लिखाई की बातें करते हैं कि मतलब गतिविधि करना चाहते हैं। चलो छोड़ो, खैर। अब आते हैं परमानेंट टिश्यूज़ पे। परमानेंट टिश्यूज़ जो है इनको हम फर्दर दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। एक को बोलते हैं सिंपल परमानेंट टिश्यू और एक को बोलते हैं कॉम्प्लेक्स। सर ये बने कैसे परमानेंट? तो होता क्या ना, जब ये मिस्टर एक्स और मिसेस वाई जब गतिविधि कर करके थक जाते हैं, जब ये कर करके थक जाते हैं और गतिविधि नहीं कर पाते हैं, तो ये परमानेंट में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जब सेल डिवाइड हो के ग्रोथ हो गई, अब ये क्या करेंगे, एक पॉइंट के बाद 40 के बाद अब ये जो है तोंदू होना स्टार्ट होंगे और अपना अपना फंक्शन परफॉर्म करेंगे ये। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज जो होते हैं इनमें सेल डिवाइड होता है, ठीक है, और ग्रोथ प्रोवाइड करते हैं। ग्रोथ एक पॉइंट के बाद लिमिट हो जाती है, ठीक है, ग्रोथ होना तो हो गया। जब कोई भी सेल डिवाइड हो के रुक जाता है, देन उसके बाद वो थ्रू द प्रोसेस ऑफ डिफ्रेंसिएशन के प्रोसेस के थ्रू वो परमानेंट टिश्यू में बदल जाता है, जो कि दो तरह के होते हैं, सिंपल और कॉम्प्लेक्स, ठीक। तो यहाँ पे मैं इस तरह से लिख लूँ, परमानेंट जो टिश्यू होते हैं, परमानेंट टिश्यू वो दो तरह के होते हैं, एक आपके सिंपल और दूसरे आपके कॉम्प्लेक्स। लेकिन अब तुम पता है सरप्राइज हो जाओगे, अक्षय कुमार का मीम चलता है ना एकदम, है ना, इधर का उधर। तो सिंपल वाले एक्चुअल में कॉम्प्लेक्स हैं थोड़े से, और कॉम्प्लेक्स वाले सिंपल हैं। कैसे हैं? सिंपल जो है वैसे इतने भी कॉम्प्लेक्स नहीं है। सिंपल को हम तीन कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, तीन तरह के ये हमारे सिंपल परमानेंट टिश्यूज होते हैं, स्थायी ऊतक जिनको हिंदी में बोलते हैं। तो एक होता है हमारा सिंपल में, पहला होता है पैरेनकाइमा। इन सब में आपको काइमा देखने को मिलेगा, पैरेनकाइमा, कॉलेनकाइमा, एंड तीसरा होता है हमारा स्क्लेरेनकाइमा। पैरेनकाइमा, कॉलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा। और जो कॉम्प्लेक्स होता है, कॉम्प्लेक्स ये दो तरह का होता है सिर्फ, जाइलम, फ्लोएम, जिसका नाम आप में से मैक्सिमम लोगों ने सुना होगा। तो हमने क्या पढ़ा कि जब मेरिस्टेमेटिक टिश्यू डिवाइड हो के बंद हो जाता है, देन थ्रू द प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन, वो मैथ्स वाला डिफरेंशिएशन नहीं है, ये परमानेंट टिश्यू में तब्दील हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है। दो तरह के होते हैं, सिंपल परमानेंट टिश्यूज एंड कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज। इतनी चीज़ यहाँ तक सभी को क्लियर? और ये जब कन्वर्ट होते क्यों हैं, देन थ्रू द प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन, ये परमानेंट जब टिश्यू में बदलते हैं तो ये एक डेफिनेट रोल परफॉर्म करने के लिए ये
तब्दील होते हैं परमानेंट टिश्यू में। मेरिस्टेमेटिक में तो सिर्फ ग्रोथ हो रही थी, ग्रोथ ग्रोथ ग्रोथ। अरे ग्रोथ से सिर्फ काम थोड़ी ना चल जाएगा, स्टेबल होके कोई फंक्शन भी तो परफॉर्म करना पड़ेगा, जैसे कि खाना बनाना पड़ेगा, खाने को स्टोर करना पड़ेगा। ठीक है, मान लो आंधी चल गई, अब जैसे हमारे अभी कानपुर में थोड़ा सा आंधी वाला मौसम हो रहा है, तो अभी यहाँ पे मान लो आंधी आएगी, तो पेड़ ऐसा तो नहीं सारे पेड़ गिर जाएंगे, जरा सी आंधी लोग गिर गए, नहीं ग्रोथ हो गई, खूब लंबे हो गए, आसमान को छुए जा रहे हैं, ट्रोपोस्फियर क्रॉस कर दिए हैं, लेकिन हवा झोंका है, गिर गए तुरंत। क्या फ़ायदा इसी ग्रोथ का? तो फ्लेक्सिबिलिटी भी तो होनी चाहिए, टफनेस भी तो होनी चाहिए, मैकेनिकल स्ट्रेंथ भी तो होनी चाहिए। कहाँ से आएगी? परमानेंट टिश्यू देंगे। तो जो पैरेन्काइमा होता है ना, ये खाना बनाता है, खाना स्टोर करता है। ठीक है, तो फूड स्टोरेज का काम होता है इसका, पैरेन्काइमा टाइप ऑफ टिश्यूज का। कॉलेनकाइमा का क्या होता है? कॉलेनकाइमा फ्लेक्सिबिलिटी, आंधी आई गिरा नहीं पेड़, फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है, मैकेनिकल स्ट्रेंथ एक तरह से प्रोवाइड करता है ये, मैकेनिकल स्ट्रेंथ। स्क्लेरेनकाइमा क्या करता है? स्क्लेरेनकाइमा का जो मेन फंक्शन होता है वो ये होता है कि रिजिडिटी एंड टफनेस प्रोवाइड करना। ठीक है, क्या प्रोवाइड करना? रिजिडिटी एंड टफनेस। ठीक है, रिजिडिटी या फिर जो पेड़ बाहर से टफ होता है, एकदम हार्ड होता है, ठीक है, वो प्रोवाइड करता है कौन? वो प्रोवाइड करता है स्क्लेरेनकाइमा ऑफ टिश्यूज। ठीक, अब ये जो पैरेन्काइमा है, इसी के दो बच्चे हैं, एक का नाम है एरेनकाइमा, एरेनकाइमा, और दूसरे का नाम है क्लोरेनकाइमा। क्लोरेनकाइमा नाम से ही लग रहा है क्लोरोफिल है इसमें, तो खाना बना रहा होगा ये। ठीक है, क्लोरेनकाइमा जो फूड के प्रोडक्शन में इन्वॉल्व है, एरेनकाइमा नाम में है एयर, एयरी स्पेसेस होते हैं इसमें, नाम में ही क्या है? एयर है, तो इसमें एयरी स्पेसेस होते हैं, जिसकी वजह से ये जो टाइप ऑफ टिश्यूज, जैसे फॉर एग्जांपल जियोग्राफी में हमने पढ़ा था कि यहाँ पे मैनग्रोव फॉरेस्ट होते हैं, ऐसा नहीं और कहीं नहीं होते हैं, हर जगह होते हैं कोस्ट में, लेकिन सुंदरबन वाले काफ़ी हमारे फेमस, और वेस्ट बंगाल में सबसे ज़्यादा हमारे मैनग्रोव से पूरे इंडिया में। तो मैनग्रोव प्लांट हो गए या फिर जो कोस्ट में रहते हैं, उनको तैरने की आदत होनी चाहिए, क्योंकि इतना ज़्यादा पानी वहाँ पे इन्फ्लक्स होता है इसलिए। तो जो भी तैरते हैं, जैसे लोटस हो गया हमारा, तो इनमें एरेनकाइमा ज़्यादा होता है, एयरी स्पेसेस ज़्यादा होती हैं जो प्लांट को फ्लोट करने में हेल्प करती हैं। ठीक, ये तो हो गया, अब सिंपल वाला समझ गए। ठीक है, अब सिंपल वाला समझ गया ना, कॉम्प्लेक्स को बाद में देखेंगे। अब सिंपल में जो समझे हैं, सारी चीज़ नहीं पढ़ी है, जो मोटा मोटा जो था वो पढ़ लिया है, अब छोटा छोटा भी पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो ये एक बार फिर से मेरिस्टेमेटिक को देख लो, फिगर लगाया है तो थोड़ी कदर कर लो। एपिकल है, एकदम टिप्स में प्रेजेंट है, एपिकल एकदम टिप्स ऑफ शूट्स एंड रूट्स, लेटरल साइड में, इंटर कैलरी देख रहा हो, ये जो मैं बता रहा था। ठीक है, लीव्स की ग्रोथ में हेल्प करता है ये। राइट, चलिए अभी आते हैं परमानेंट टिश्यू पे। परमानेंट टिश्यू क्या है? विभेदीकरण से, डिफ्रेंसिएशन से, मेरिस्टेमेटिक से परमानेंट बनते हैं, जो एक स्पेसिफिक टास्क लेते हैं, एक स्पेसिफिक रोल लेते हैं, जो वो परफॉर्म करते हैं, परमानेंट नेचर के होते हैं। लार्ज सेंट्रल वैक्यूल, क्योंकि अब सेल डिवाइड नहीं करना, आराम से पेट बढ़ा सकते हैं अभी। सेल वॉल इज थिन एंड थिक, थिन भी हो सकती है, थिक भी हो सकती है, जैसे कि स्क्लेरेनकाइमा में थिक होती है। फंक्शन क्या होते हैं वही, प्रोटेक्शन, सपोर्ट। परमानेंट टिश्यू को नहीं याद करना है तुम्हें, फंक्शन क्या होता है ना, याद नहीं करना है, बस ऐसे ही लिखा हुआ है, बस ऐसा ही तुम्हें याद करना है। पैरेन्काइमा का क्या है, एरेनकाइमा का क्या है, क्लोरेनकाइमा का क्या है, और स्क्लेरेनकाइमा का क्या है, एंड कॉलेनकाइमा का क्या है। वो फंक्शन याद है तो तुमसे कुछ भी पूछ ले फिर उसके बाद। ठीक है, स्टोरेज पैरेन्काइमा, सपोर्ट कॉलेनकाइमा, प्रोटेक्शन स्क्लेरेनकाइमा, फोटोसिंथेसिस क्लोरेनकाइमा, खत्म। अगर वो पता है तो ये तो अपने आप याद हो जाएगा ना। ठीक, तो दो तरह के होते हैं, अभी बताए थे, सिंपल कॉम्प्लेक्स। ठीक है, सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स। और सिंपल में हमने क्या पढ़ा था, ये पैरेन्काइमा के बारे में लिखा हुआ है, फूड स्टोरेज टिश्यू, यानी खाना को स्टोर करता है। इन सम केसेज इट कंटेन्स क्लोरोफिल, क्लोरेनकाइमा उसको बोलते हैं, अभी बताया। पैरेन्काइमा का दो बेटे हैं, एरेनकाइमा क्लोरेनकाइमा कोई अलग नहीं है, इसी के ही दो बेटे हैं, पैरेन्काइमा के ही। एरेनकाइमा प्रोवाइड्स बॉयंसी, बॉयंसी फिजिक्स में पढ़े थे, उत्प्लावन बल जिसको हिंदी में बोलते हैं, कि जो तैरने में हेल्प करता है, चीज़ों को फ्लोट करने में हेल्प करता है, तो एरेनकाइमा हेल्प्स देम टू फ्लोट। क्लियर। अब ये स्क्लेरेनकाइमा है, अभी हमने पढ़ चुके हैं। ठीक है, स्क्लेरेनकाइमा अभी नहीं पढ़ा ढंग से, तो अभी हमने पैरेन्काइमा के बारे में देखा, जो यहाँ पे चीज़ें लिखी हुई है। तो पैरेन्काइमा आप देख सकते हैं, लार्ज सेंट्रल वैक्यूल देखने को मिलेगा, सारी चीज़ें, मिडिल लैमेला और ये सब कुछ। ठीक है, ज़्यादा इस पर मतलब ये इंटर सेलुलर स्पेसेस हैं, जिसकी वजह से एरेनकाइमा, अब जो प्लांट को फ्लोट ज़्यादा करना होगा, मतलब ज़्यादा
फ्लोट करना होगा तो उसी हिसाब से अडेप्टेड होते हैं। जैसे तुम अगर रेगिस्तान में चले जाओ तो वहाँ कांटे वाले पेड़ मिलेंगे, सो दैट टू अवॉइड वाटर लॉस। किसी ने लगाया थोड़ी ना, क्योंकि वहाँ पे वही लग सकते हैं। तो जो तैरने वाले प्लांट होंगे, जब जहाँ पे बहुत ज़्यादा पानी रहता होगा वहाँ पे तैरने वाले ही सर्वाइव कर सकते हैं, तो उनके में एयरी स्पेस तुमको ज़्यादा देखने को मिलेगा। ठीक है, स्क्लेरेनकाइमा पे भी फोकस मत करो, कैसा साइन है ये। ठीक है, अभी आते हैं टाइप्स ऑफ परमानेंट टिश्यू पे, कॉलेनकाइमा टिश्यू। तो इन लीफ स्टॉक्स देखने को मिलता है। वो लीफ स्टॉक वही आपका लीफ स्टॉक यहाँ पे, वही लीफ स्टॉक जहाँ पे इंटर कैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज भी मौजूद था, वो तो ग्रोथ में हेल्प कर रहा था, वो फर्दर तब्दील हो जाएगा कॉलेनकाइमा में। जब पत्ती बढ़ गई बढ़ गई बढ़ गई बढ़ गई ना पत्ती, अब ये ऐसे तो नहीं पत्ता बन जाएगा, पत्ता से कुछ एकदम बहुत बड़ा पत्ता बन जाएगा ना, सबकी एक लिमिट होती है। बढ़ने के बाद वो कॉलेनकाइमा में कन्वर्ट हो जाएगा। अब ये कॉलेनकाइमा उसको क्या प्रोवाइड करेगा कि भाई आंधी आए तो ऐसा नहीं कि सारे पत्ती पता चला ले झड़ गई, तो ये इसको प्रोवाइड करेगा क्या, ये इसको प्रोवाइड करेगा मैकेनिकल स्ट्रेंथ, फ्लेक्सिबिलिटी, लचीलापन इसको प्रोवाइड करेगा। कहाँ पे प्रेजेंट होता है ये आपको, मतलब ये टेंड्रिल्स वगैरह में देखने को मिलता है। टेंड्रिल आपने देखा, टेंड्रिल मतलब जैसे कि वो एक अमर बेल कैस्कटा का पेड़ होता है, जिसको इंग्लिश में कैस्कटा और हिंदी में अमर बेल बोलते हैं, तो इस तरह से नहीं, वो उसको बोलते हैं टेंड्रिल्स। ठीक है, तो ये लिविंग होती है, इलोंगेटेड होती है। पैरेन्काइमा भी लिविंग सेल से बना होता है, इलोंगेटेड। तो सर क्या स्क्लेरेनकाइमा डेड का बना होता है क्या? हाँ, डेड का बना होता है, अभी देखेंगे। ठीक है, तो पैरेन्काइमा और जो कॉलेनकाइमा वो लिविंग का बना होता है। इरेगुलरली थिकनड एट द कॉर्नर्स, अब इससे एक PYQ सीरीज में भी मैं क्वेश्चन करवा रहा था, पूछ लिया था, या फिर रेलवे में भी आई थिंक पूछ लिया था। ऐसे इरेगुलरली थिकन, ये देखो अभी तुम दिखाते हैं, ये देख रहे हो कॉलेनकाइमा है, कॉर्नर्स में किस तरह से इरेगुलर थिकनिंग है ये। तो ध्यान रखना ये कुछ कीवर्ड्स होते हैं। ठीक है, तो कॉलेनकाइमा क्या प्रोवाइड करता है? फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है, मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, एंड इट इज़ इरेगुलरली थिकनड एट दी कॉर्नर्स। ठीक है, और बहुत कम इंटरसेलुलर स्पेसेस होती हैं, पैरेन्काइमा जितनी नहीं होती हैं, क्योंकि पैरेन्काइमा के अंदर एरेन्काइमा है इसलिए। ठीक, किसी को यहाँ तक डाउट नहीं होगा आई थिंक। पहले मैं स्क्लेरेनकाइमा खत्म कर लेता हूँ, फिर अगर डाउट होगा तो आप पूछ लेंगे। स्क्लेरेनकाइमा टिश्यूज पे आते हैं। स्क्लेरेनकाइमा टिश्यू का फंक्शन क्या होता है? तो पहली बात तो ये ध्यान रखना है, जो स्क्लेरेनकाइमा टिश्यूज होते हैं ये डेड सेल से बने होते हैं, ये वो लिविंग सेल से बने होते हैं, डेड सेल से बने होते हैं। इनका फंक्शन ये होता है कि प्लांट को, किसी भी प्लांट को ये हार्ड एंड स्टिफ बनाते हैं, एकदम कठोर, ताकि कोई जरा मारे इन पे तो उसी के लगे, इनके ना लगे। ठीक है, ये जो सेल्स होते सेल्स तो मैंने बता दिए जो डेड सेल से बने होते हैं। एंड यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखें तो ये लॉन्गिट्यूडनल जो सेक्शन है ये नैरो ल्यूमन है। ल्यूमन ये जो पार्ट है ना बीच में, ये खुला हुआ पार्ट, इसको बोलते हैं ल्यूमन। तो ये नैरो है, ठीक है, लॉन्ग है, नैरो ल्यूमन है। एंड अगर आप ध्यान से देखें तो इसमें लिखा हुआ लिग्निफाइड थिक वॉल। अब ये हार्ड एंड स्टिफ है, तो कोई ऐसा बोलते हैं ना मोटी चमड़ी वाला है, ये मोटी चमड़ी वाला है, मतलब इसको चाहे कुछ भी बोल दो कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ता, कुछ भी सुना दो कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ता, मोटी चमड़ी वाला है, यानी इसकी चमड़ी मोटी। उसी तरह इसको कुछ भी कर लो, इतना हार्ड एंड स्टिफ है। क्यों? क्योंकि इसकी जो वॉल्स हैं वो थिक हैं, वॉल्स आर थिकेंड। लेकिन क्यों वॉल्स थिक क्यों है? क्योंकि इसमें लिग्निन नाम का एक केमिकल रिलीज होता है, वो लिग्निन इसको थिक बना देता है, इसको मोटा बना देता है। तो यहाँ पे आप देखिए लिग्निफाइड थिक वॉल्स हैं, ये लिग्निफाइड थिक वॉल्स हैं। ठीक है, कहाँ पे देखने को मिलेंगे? कहाँ पे देखने को मिलेंगे? तो ये आपको जो वेन्स ऑफ लीव्स होती हैं, वेन्स ऑफ लीव्स। अच्छा, आपको अभी मैं बताता हूँ, एक आपने वो देखा होगा, ये कोकोनट तो सबने देखा होगा ना, नारियल, इसको हम बोलते हैं हस्क ऑफ कोकोनट, नारियल की भूसी, हस्क ऑफ कोकोनट। कितना हार्ड होता है ये, होता है कि नहीं होता है? इसमें स्क्लेरेनकाइमा होता है बहुत ज़्यादा, इसलिए ये हार्ड इतना स्टिफ होता है। तो ये इसका एक सबसे बेस्ट एग्जांपल है हस्क ऑफ कोकोनट। जो लीव्स की वेन्स होती हैं वहाँ पे देखने को मिलेगी। किसी सीड या नट, जैसे कि अखरोट हो गया, ठीक है, पिस्ता हो गया, उसमें अपने देखते होंगे वो जो नट का जो कवरिंग होता है वो स्क्लेरेनकाइमा से बना होता है। क्लियर इतनी चीज़? तो स्क्लेरेनकाइमा का फंक्शन देख लिए, एंड स्क्लेरेनकाइमा कहाँ मौजूद होता है ये भी हम देख लिए। अब किसी कोई डाउट हो तो यहाँ पे पूछ सकता है। देन हम स्टार्ट करते हैं प्रोटेक्टिव टिश्यू और उसके बाद कॉम्प्लेक्स परमानेंट वाले। सर GD के पेपर दोबारा कंडक्ट होंगे, क्यों? सर SSC CGL का GK कोर्स कब आएगा? ये किसका चल रहा है? SSC तक जी, ये किसका चल रहा है अभी? ऑलराइट, प्रोटेक्टिव टिश्यू पे आते हैं। जो प्रोटेक्ट करने का काम होता है, दो तरह के होते हैं, एपिडर्मिस, कॉर्क। अच्छा, हमारी जो हम ह्यूमंस होते हैं एक आउटर कवरिंग होती है जिसको स्किन बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं, जो पूरा
कवर करके रखा है, खाल उतार देंगे, मार मार के तुम्हें खाल उतार देंगे। बोलते हैं कि नहीं, टीचर बोलते थे हमारे, मार मार के खाल उतार देंगे। एक टीचर थे, हड्डियाँ तोड़ देंगे मार मार के। अरे भाई क्यों हैं, मतलब एकदम कभी कभी जानवरों की तरह बिहेव करते थे हम, नाजुक से बच्चों को इतनी। खैर छोड़िए, आगे बढ़ते हैं। एपिडर्मिस, कॉर्क, दो तरह के प्रोटेक्टिव टिश्यूज़ होते थे ये। अब ये जो एपिडर्मिस है उसको हम पहले पढ़ते हैं। तो ये कहाँ पे मिलेगा? आउटर मोस्ट लेयर ऑफ ऑल द प्लांट। जैसे हमारी स्किन आउटर मोस्ट लेयर होती है ना, वैसे ही एपिडर्मिस आउटर मोस्ट लेयर होती है। सारे प्लांट, जो जितने भी प्लांट होते हैं उनकी आउटर मोस्ट लेयर होती है, लीव्स में, फ्लावर में, स्टेम में, रूट में, और हर जगह इनका अलग अलग फंक्शन होता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें, ये रूट्स में यहाँ लिखा भी होगा आई थिंक, पहले देख लेते हैं। वही प्रोटेक्ट्स ऑल द पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स। प्लांट्स ऑफ ड्राई हैबिटेट्स हैव थिकर एपिडर्मिस, प्रिवेंट वाटर लॉस, ये वाटर लॉस को प्रिवेंट करते हैं। एपिडर्मल सेल्स ऑन द एरियल पार्ट ऑफ प्लांट सेक्रेट वैक्सी सेक्रेशंस, वैक्सी सेक्रेशन प्रिवेंट फ्रॉम इंजरी, वाटर लॉस, फंगाई इन्फेक्शन। अभी हम देखेंगे क्या वैक्सी सेक्रेशंस होते हैं, ठीक है। तो ये वैक्सी सेक्रेशंस होते हैं क्यूटिन। तो क्यूटिन की एक लेयर बन जाती है, क्यूटिन रिलीज होता है, और उसके जैसे कि अभी हम देखे थे लिग्निन रिलीज होता है स्क्लेरेनकाइमा टिश्यूज़ के द्वारा। उसी तरह एपिडर्मिस जो है रिलीज करते हैं क्यूटिन, जिससे वो लेयर पूरी बन जाती है क्यूटिकल। तो क्यूटिन इज़ अ वैक्सी मटेरियल एंड वाटर रेजिस्टेंट होता है। अब जैसे कि अगर तुम कैक्टस देखो, वो है ना, कैक्टस जो डेजर्ट्स में होता है, कितना मोटा होता है वो, कितना मोटा होता है। तो क्यों? क्योंकि वहाँ पे बहुत ही वाटर लॉस को बहुत ही प्रिजर्व करना है, क्योंकि वाटर पहले से ही कम है, वाटर लॉस हो जाएगा तो फिर बचेगा क्या, है ना। तो एक ट्रांसपिरेशन करके प्रोसेस होता है, ठीक है। ट्रांसपिरेशन का मतलब एक प्रोसेस होता है जिससे जो प्लांट्स, जो लीव्स होती हैं, फिर जो प्लांट्स होते हैं, प्लांट्स में लीव्स होती हैं, लीव्स में आपके अभी हम देखेंगे स्टोमेटा होते हैं, ठीक है। स्टोमेटा होते हैं जहाँ से ट्रांसपिरेशन होता है, जहाँ से क्या होता है, ट्रांसपिरेशन यानी वाटर लॉस होता है, तो उसको रेजिस्ट करने की कोशिश करते हैं ये, ठीक है। क्यूटिकल एड्स इन प्रोटेक्शन अगेंस्ट वाटर लॉस, इंजरी एंड इन्वेजन ऑफ फंगस, इससे हमें प्रोटेक्ट करते हैं ये, ठीक है, ताकि कोई फंगस कवक ना इन्वेट कर दे, वाटर का लॉस ना हो और इंजरी कोई ना हो, ठीक है, थोड़ा सा सॉलिड बनाते हैं। एपिडर्मल सेल्स ऑफ द रूट्स फॉर्म हेयर लाइक स्ट्रक्चर। तो जो एपिडर्मल सेल्स जो रूट्स की होती हैं वो हेयर लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो जो रूट्स में जब हमें एपिडर्मल सेल देखना, अब कभी कभी ऑब्जर्व करना, इस तरह से हेयर लाइक स्ट्रक्चर होंगे। ये इनका मेन फंक्शन क्या होता है? इनका मेन फंक्शन होता है सरफेस एरिया, पृष्ठीय क्षेत्रफल को इंक्रीज कर देना, सो दैट वाटर का एब्जॉर्प्शन अच्छा हो, पानी जल्दी से अच्छे से सोख ले, इसलिए उसमें हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, बाल की तरह, ठीक है। वही सेम चीज़। इन लीव्स एपिडर्मल सेल्स फॉर्म स्टोमेटा। लीव्स में, पत्तियों में आपको स्टोमेटा देखने को मिलेगा। जैसे हमारी पूरी खाल है, ठीक है। अब ऐसे तो है नहीं पानी पिया पूरा खाल, पूरा पानी निकल गया, लेकिन हमारा स्वेटिंग भी होता है। तो स्वेटिंग कहाँ पे होता है? जो छोटे 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 छोटे, जो आप बोल सकते हो पोर्स होते हैं, तो उसी तरह छोटे छोटे पोर्स इसमें होते हैं लीव्स में, जो हमें दिखते नहीं नेकेड आई से। तो ये स्टोमेटा बोलते हैं। स्टोमेटा को गार्ड करते हैं गार्ड सेल, सो दैट स्टोमेटा खुले ना रह जाएं। ऐसे ठीक खुले रह जाएंगे तो लो पानी बहा जा रहा है, बहा जा रहा है, बाहर आ जाए, वाटर लॉस हो गया, पूरा बंद हो गया, लो भैया पानी जा ही नहीं पा रहा, फूल गए। तो ये क्या करते हैं? गार्ड सेल इनको गार्ड करते हैं बैठ के। हमेशा ध्यान रखना, जो लीव होती है उसके नीचे प्रेजेंट होते हैं स्टोमेटा, नीचे होता है स्टोमेटा, ठीक है। और ये मेन फंक्शन क्या होता है? गैसियस एक्सचेंज जो होता है। कल आपको एल्वियोलाई के बारे में बता रहा था, तो एल्वियोलाई में गैसियस एक्सचेंज होता है ह्यूमंस में, उसी तरह प्लांट में गैसियस एक्सचेंज होता है स्टोमेटा के थ्रू, और यहाँ से आपका वाटर लॉस भी होता है, जिसको हम ट्रांसपिरेशन बोलते हैं, ठीक है। गटेशन क्या होता है? गटेशन जो होता है वो हाइडाथोड के होता है, हाइडाथोड्स के थ्रू होता है वाटर लॉस। ये हम आगे भी वैसे देखेंगे, हाइडाथोड्स करके प्लांट से प्रेजेंट होते हैं, उनसे होता है, और ये रात में होता है, नाइट में। जो ट्रांसपिरेशन होता है स्टोमेटा से होता है, डे टाइम में होता है। तो ये आप देख पा रहे हैं, ये स्टोमेटा है एंड ये गार्ड सेल्स हैं। तो क्लोजिंग और ओपनिंग उसी हिसाब से आपकी होती है इसकी, ठीक है। तो अभी आते हैं कॉर्क पे। क्यों? क्योंकि हमने पढ़े थे दो तरह के प्रोटेक्टिव टिश्यूज़ पढ़ने थे, एक तो एपिडर्मिस और कॉर्क, ठीक है। तो एपिडर्मिस हमने देखा क्यूटिकल, जो इसको थोड़ा सा थिक बना रहा है, जिसकी वजह से वाटर लॉस अवॉइड होगा, इन्वेजन फ्रॉम फंगस, एंड इसको एक तरह से प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहा है। कॉर्क क्या होता है? कॉर्क डेड सेल से मिलकर बना होता है। ये भी आपका एक प्रोटेक्टिव टिश्यू होता है। बाकी इसकी वॉल्स में सुबेरिन नाम का एक केमिकल रिलीज होता है, सुबेरिन। आई अगेन रिपीट, स्क्लेरेनकाइमा में क्या रिलीज हो रहा था? स्क्लेरेनकाइमा में लिग्निन रिलीज हो रहा था। देन हमने पढ़ा एपिडर्मिस। एपिडर्मिस में क्या रिलीज हो रहा था? एपिडर्मिस में रिलीज हो रहा था क्यूटिकल्स हैं। और यहाँ पे अगर बात करें, जो कॉर्क है, इसमें आपका सुबेरिन रिलीज हो रहा है, वॉल्स हैव सुबेरिन,
बस इसमें इतना ही आपको पढ़ने की ज़रूरत है। बाकी सब्सिट्यूट एपिडर्मल सेल्स इन मेच्योर रूट्स एंड शूट्स, तो जब आपकी एपिडर्मल सेल्स काफ़ी मेच्योर हो जाती हैं, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा मेच्योर हो जाती हैं, तो उसके बाद वो कॉर्क में तब्दील हो जाती हैं, यानी डेड हो जाती हैं, तो वो डेड सेल से कॉर्क ही बन जाता है। तो उन्हीं एपिडर्मल सेल्स से ही आपका कॉर्क बना है। तो ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं और ये गैसेस एक्सचेंज को भी थोड़ा बहुत रेगुलेट करते हैं, ठीक है। ये कॉर्क सेल का आपका डायग्राम है। एंड अब आते हैं कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू पे, ठीक है। सिंपल हमारा ख़त्म हो गया। मैं आपको फिर से रिवाइज करवा देता हूँ कि हमने अभी तक क्या कहानी पढ़ी है। हमने कहानी ये पढ़ी कि आज का टॉपिक था टिश्यू, स्टडी ऑफ टिश्यू हिस्टोलॉजी। दो तरह के होते हैं, प्लांट में, एनिमल में। एनिमल अभी छुए भी नहीं है, प्लांट वाला छुए हैं, तो क्यों ना प्लांट वाला देख लें। तो प्लांट जो टिश्यू है उसमें दो तरह के देखे, प्लांट में दो तरह के देखे, मेरिस्टेमेटिक एंड परमानेंट, विभज्योतक एंड स्थायी ऊतक। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू हमने देखा तीन तरह के होते हैं, एपिकल, इंटरकैलरी, लेटरल। ये दोनों हाइट बढ़ाते हैं, ये विड्थ बढ़ाता है। ये टिप्स में प्रेजेंट होता है, ये बीच बीच में प्रेजेंट होता है। एंड लीव्स, ये लेटरल की अगर बात करें तो ये गर्थ ऑफ द स्टेम में प्रेजेंट होता है, साइड में प्रेजेंट होता है। परमानेंट को दो टाइप में बांटे, जो परमानेंट थे उनको दो तरह में बांटे, सिंपल परमानेंट और कॉम्प्लेक्स परमानेंट। सिंपल में तीन प्रकार पढ़े, पैरेनकाइमा, कॉलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा। ये स्टोरेज प्रोवाइड कर रहा है, ये मैकेनिकल स्ट्रेंथ फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड कर रहा है। स्क्लेरेनकाइमा रिजिडिटी एंड टफनेस प्रोवाइड कर रहा है। पैरेनकाइमा के दो बेटे हैं, एरेनकाइमा एंड क्लोरेनकाइमा। फिर हमने पढ़ा कॉम्प्लेक्स, नहीं पढ़ा यार अभी, वही तो पढ़ने जा रहे हैं, चलो पढ़ते हैं फिर। कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू दो टाइप के होते हैं, आपको होता है जाइलम और फ्लोएम। जाइलम जल का ट्रांसपोर्ट करता है, फ्लोएम फल का ट्रांसपोर्ट करता है। सिंपल, जाइलम जल का ट्रांसपोर्ट करता है, या वाला फील आ रहा, देखा ना वो उसका वीडियो है ना, मैं कन्हैया, उसका भैया, बड़ा भैया, छोटा भैया वो या तो जाइलम जो है वो जल का ट्रांसपोर्ट करता है। तो अब एक एक करके पढ़ लेते हैं कि जाइलम और फ्लोएम के एक्चुअल फंक्शंस क्या होते हैं, इनके टाइप्स क्या होते हैं। तो ट्रांसपोर्टेशन का मेन काम होता है कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू का। तो ये वाटर, मिनरल्स, फूड मटेरियल्स को ट्रांसपोर्ट करते हैं। तो जो जाइलम होता है, मतलब ये जाइलम फ्लोएम दोनों ही कंडक्टिव टिश्यू हैं, यानी कि आपके ये कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू है, जटिल स्थायी ऊतक में आते हैं। तो ये दोनों इनका ट्रांसपोर्ट का काम है। तो जाइलम ट्रांसपोर्ट करता है क्या, वाटर और मिनरल्स को, तो सिर्फ जल को नहीं, मिनरल को भी ट्रांसपोर्ट करता है फ्रॉम रूट्स टू शूट्स। अच्छा, मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ कि ये वन वे होगा या फिर टू वे होगा। पानी जो है, पानी नीचे से ऊपर जाएगा, ऊपर से नीचे आएगा, वन वे होगा, टू वे होगा, क्या होगा बताइए, सोचिए। तो जाइलम जो है आपका क्या कर रहा है, जाइलम पानी चढ़ा रहा है नीचे से, जाइलम पानी चढ़ा रहा है, वाटर और मिनरल को ट्रांसपोर्ट कर रहा है। अब ये वाटर मिनरल को ट्रांसपोर्ट कर रहा है, तो वाटर कहाँ से ट्रांसपोर्ट हो रहा है, नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है, बॉटम अप इसका मूवमेंट है। क्या ऐसा तो नहीं आप समझ रहे हैं ना कि जैसे कि ये पत्ती है, इसमें पानी की बूंदें पड़ गई तो पानी ये सोख लेता है और सोख के पी लेता है पानी, ठीक है। कभी उस तरह से वो पानी नहीं पीता है। हमारा पेड़ है, पेड़ कहाँ से पानी लेता है, नीचे से उठाता है, रूट्स के थ्रू उठाता है। अभी हमने देखा था एपिडर्मल सेल्स होती हैं, उसमें जो रूट्स के हेयर्स होते हैं, सो दैट टू इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर द वाटर एब्जॉर्प्शन। तो वो नीचे से ऊपर ही जाएगा हमेशा पानी। दैट इज जाइलम में जो मूवमेंट होगा, दैट इज ऑलवेज वन वे मूवमेंट होता है इसमें। फ्लोएम की जब हम बात करते हैं, ठीक है, चलो फ्लोएम को बाद में देखेंगे। तो जाइलम के टाइप्स होते हैं, साइड में जो होते हैं उनको ट्रैकाइड्स बोलते हैं। ये जाइलम फाइबर हैं जो सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, जहाँ भी फाइबर दिख जाए सपोर्ट प्रोवाइड करेगा। जाइलम पैरेनकाइमा होता है, ये पैरेनकाइमा जहाँ दिख जाए स्टोरेज का काम करता है। और वेसल, मेन फंक्शन इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए, मेन ये इंपॉर्टेंट है कि इनके टाइप्स क्या होते हैं। तो अगर कभी लिख के जाए ट्रैकाइड्स वेसल्स आर दी पार्ट ऑफ, अब यहाँ पे तो लिखा हुआ है जाइलम, यहाँ पे लिखा हुआ जाइलम, आप बता ले जाओगे, लेकिन ट्रैकाइड्स एंड वेसल्स में तो नहीं लिखा हुआ ना, इनके नाम के आगे जाइलम, तो नहीं बता पाओगे। तो ट्रैकाइड्स और वेसल ध्यान रखना आप, ठीक है। बाकी जो अगर यहाँ पे रेलवे के जो स्टूडेंट्स हैं अगर कुछ, तो वो ध्यान रखना इनका मतलब थोड़ा सा स्ट्रक्चर, क्योंकि अगर डायग्राम बना के दे दिया तो, क्योंकि उसमें दे देता है, एसएससी के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। ट्रैकाइड साइड में है जाइलम, और जाइलम फाइबर ही आपका यहाँ पे, और जाइलम फाइबर का मेन काम सपोर्ट का होता है। जाइलम पैरेनकाइमा का मेन काम होता है स्टोरेज, फूड स्टोरेज प्रोवाइड करना, ठीक है। अब आते हैं ठीक है, ये वही टाइप्स जो अभी हमने पढ़े थे, ठीक है। अभी आते हैं फ्लोएम पे। तो फ्लोएम का मेन काम क्या होता है, फ्लोएम का मेन काम होता है फूड का ट्रांसपोर्ट करना, खाने का ट्रांसपोर्ट करना। अब खाना बनता कहाँ पे, खाना बनता है सर क्लोरोफिल जो होता है, जहाँ जहाँ ग्रीन पार्ट होगा वहाँ वहाँ क्लोरोफिल होगा, और वहाँ पे खाना बनेगा, फोटोसिंथेसिस होगा। तो इसकी वजह से, क्योंकि जो पेड़ में ग्रीन पार्ट है, वो यहाँ भी हो सकता है, वो यहाँ भी हो सकता है, वो यहाँ भी हो सकता है, वो यहाँ भी कहीं भी हो सकता है। तो मूवमेंट
यहाँ पे वन वे नहीं बल्कि यहाँ पे मूवमेंट टू वे होगा, ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर दोनों हो सकता है। इसके 4 प्रकार हैं, 4 पार्ट्स हैं इसके, सीव ट्यूब, कंपानियन सेल्स, फ्लोएम पैरेन्काइमा एंड फ्लोएम स्केरेन्काइमा। अब नाम में ही फ्लोएम है तो ऑब्वियस सी बात है कि उतना ज़्यादा डिफ़िकल्टी नहीं होगी आपको बताने में। लेकिन सीव ट्यूब और कंपानियन सेल्स याद रखिएगा कि ये फ्लोएम के टाइप्स हैं, फ्लोएम के टाइप्स हैं। एंड ये ध्यान रखना कि जैसे यहाँ पे पैरेन्काइमा वर्ड लगा हुआ है ना, तो फ्लोएम पैरेन्काइमा का जो काम होगा वो फूड स्टोरेज का ही होगा। यहाँ पे फ्लोएम स्क्लेरेन्काइमा लगा हुआ है ना, स्क्लेरेन्काइमा का काम क्या था, रिजिडिटी एंड टफनेस प्रोवाइड करना, वही सेम काम फ्लोएम पैरेन्काइमा सॉरी फ्लोएम स्क्लेरेन्काइमा का होगा। खत्म हो गया, लो एक पार्ट हमारा खत्म हो गया यहाँ पे। अब हम आएंगे एनिमल टिश्यूज़ पे। सर आप अपना वीडियो क्यों हटा देते हो प्रिंस गुप्ता जी? क्योंकि ये बैच के वीडियोज़ हैं। आप सोचिए कि मैं बैच में अकेले अकेले नहीं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। आपको भी अगर आपको जैसे लेक्चर देखना, आपको कोई टॉपिक पर्टिकुलर, तो आप यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट देख सकते हैं। इसलिए फ्री लाइव स्ट्रीमिंग मैं करता हूँ यूट्यूब पे, सो दैट आप इसको देख सकें फ्री ऑफ कॉस्ट, जो बैच की वीडियोज़ हैं। एंड क्योंकि लोगों ने पे किया है बैच के लिए तो ऑब्वियस सी बात है मुझे हटाना पड़ेगा, ठीक है। अब हमारी बारी आती है। तो डिस्काउंट कोड होली का दे दीजिए बैच का। अच्छा चलो देते हैं फिर, है ना। टेलीग्राम में ज्वाइन हो जाना परमार SSC पे, तो वहाँ पे नहीं होगा तो मैं शेयर कर दूंगा, क्योंकि अब पहले वो क्रिएट करना पड़ेगा ना, अभी तो क्रिएट कर नहीं सकते हैं। तो होली वोली पे देखते हैं फिर। कन्हैया मेरा छोटा भैया, मैं बोल रहा हूँ उसका बड़ा भैया। हाँ चलिए भाई, तो स्टार्ट करते हैं अभी एनिमल टिश्यू पे। सभी लोग एक डीप ब्रीथ लेंगे और सीधे बैठ जाएंगे, ठीक। स्टार्ट करते हैं जंतु ऊतक। किसी को डाउट आई होप नहीं होगा। एंड एक बार मैं और देख लेता हूँ, ठीक। बाकी यार हिंदी में तो यार मैं कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है, जितनी चीज़ें मैं बता सकता हूँ, ठीक है। चलो तो अभी आते हैं हम जंतु ऊतक पे, ठीक। चलिए तो जंतु ऊतक में क्या पढ़ेंगे, 4 तरह के जंतु ऊतक पढ़ेंगे। बड़ा इंटरेस्टिंग है, एकदम समझ के ध्यान से, बड़ा मजा आएगा पढ़ने में। एपिथेलियल, मस्क्यूलर, कनेक्टिव, नर्वस। नाम से ही पता चल रहा है सर, हमें नहीं पता चल रहा है एपिथेलियल, ठीक है, पता चल जाएगा। मस्कुलर, ये मस्कुलर मतलब मसल वाला है। कनेक्टिव, कनेक्शन कुछ बैठ रहा होगा। नर्वस, नर्वस तो आप समझ गए, नर्वस नर्वस ये आ रहे हैं, क्या है, क्या कि एंग्जाइटी हो रही, क्यों हो रही है, क्योंकि आपका ब्रेन में कंट्रोल नहीं। क्यों ब्रेन पे कंट्रोल नहीं, क्योंकि तुम डीप ब्रीथ नहीं कर रहे हो। स्टार्ट करते हैं एपिथेलियल टिश्यू में। एपिथेलियल टिश्यू 4 तरह के होते हैं, स्क्वैमस, क्यूबॉइडल, स्ट्रैटिफाइड स्क्वैमस, नहीं, ये होगा आपका कॉलमनार, ठीक है, कॉलमनार। स्क्वैमस, क्यूबॉइडल, कॉलमनार, सीलिएटेड। स्क्वैमस, क्यूबॉइडल, कॉलमनार, सीलिएटेड, ठीक है, ये पढ़ेंगे। भूल जाओ मस्कुलर उसकुलर, ठीक है। आ जाओ एपिथेलियल पे। सबसे पहले एपिथेलियल टिश्यू, अब देखे थे एपिडर्मिस, देखे थे वहाँ पे एपिडर्मिस, प्लांट की कवरिंग थी, हमारी कवरिंग एपिथेलियल टिश्यू। एपिथेलियल टिश्यू के भी कई टाइप हैं, जैसे कि हमने पढ़ा था परमानेंट टिश्यू क्या प्रोवाइड कर रहा था, फंक्शन क्या था उसका, फूड स्टोरेज था, फ्लेक्सिबिलिटी था, रिजिडिटी एंड टफनेस था। क्योंकि परमानेंट टिश्यू में अलग अलग तरह के टिश्यू थे। पैरेन्काइमा स्टोर कर रहा था, कॉलन फ्लेक्सिबिलिटी मैकेनिकल स्ट्रेंथ, एंड स्क्लेरेन्काइमा रिजिडिटी एंड टफनेस प्रोवाइड कर रहा था। उसी तरह ये आपको डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन दिख रहे होंगे, क्योंकि एपिथेलियल का एक लड़का एक बच्चा करता होगा, प्रोटेक्टिव टिश्यू वो करता होगा, कोई इंटरसेलुलर ये स्पेस प्रोवाइड कर रहा होगा, तो इस तरह से डिफरेंट काम होंगे। तो क्यों ना पहले वही देख लिया जाए स्पेसिफिक। सबसे पहला है एपिथेलियल का जो पार्ट है, बच्चा है, बेटा है, जो भी बोलो, स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू। स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू, ये एक्सट्रीमली थिन होते हैं, सेल्स आर फ्लैट एंड इरेगुलरली शेप्ड होते हैं। ये 2 तरह के होते हैं, सिंपल स्क्वैमस एंड स्ट्रैटिफाइड। यानी स्क्वैमस भी 2 तरह के होते हैं, सिंपल और स्ट्रैटिफाइड। अब लोकेशन इनकी इंपॉर्टेंट है कि प्रेजेंट कहाँ पे होते हैं, ये प्रेजेंट कहाँ पे होते हैं। ये सिंगल लेयर ऑफ सेल्स होते हैं, सिंपल। कहाँ पे, डेलिकेट लाइनिंग, जहाँ जहाँ मुलायम मुलायम पार्ट होता है ना, पेट जहाँ पे, वहाँ पे होते हैं। मुंह का अंदर का जो भाग है, मुंह का, माउथ का अंदर वाला भाग कितना डेलिकेट है, जरा सा कुछ भी होता है छाला निकल आता है, तो वहाँ पे देखने को मिलेगा। ईसोफेगस क्या होता है, फूड पाइप, जो हम खाना खाते हैं मुंह में रखते हैं, तो जब हम अंदर ऐसे घुटकते हैं तो वो पेट में जाता है। तो वो पेट में किसके थ्रू जाता है, तो इसी के थ्रू जाता है। हम डाइजेशन वाले चैप्टर में पढ़ेंगे इस चीज़ को, उसको ईसोफेगस या फूड पाइप बोलते हैं। तो इसकी इनर लाइनिंग भी सोचो कितनी सॉफ्ट होगी। तो जहाँ जहाँ सॉफ्ट लाइनिंग होगी ना, वहाँ सिंपल स्क्वैमस होगा आपका। स्ट्रैटिफाइड, ज्योग्राफी पढ़े हो ना, स्ट्रेटा का मतलब बताए थे ना,
कौन सी रॉक में फॉसिल्स देखने को मिलते हैं, जरा बताओ कौन सी रॉक में फॉसिल्स देखने को मिलते हैं? तो हम तुम्हें बताए थे सेडिमेंट्री रॉक में। क्यों? क्योंकि सेडिमेंट्री रॉक स्ट्रेटा के फॉर्म में एग्जिस्ट करती है, लेयर के फॉर्म में एग्जिस्ट करती है, और लेयर होती है तो बीच में फॉसिल जो है छिप के कम्बल ले जाके ओढ़ के सो जाते हैं। मजा आ गया, बीच में प्रेजेंट होंगे क्योंकि लेयर के फॉर्म में। उसी तरह ही स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू, नाम स्ट्रेटा है तो स्ट्रेटा मतलब लेयर के फॉर्म में होंगे, और हमारी स्किन लेयर बोलते हैं ना, स्किन लेयर, तो ये स्किन में प्रेजेंट होगा। खत्म स्क्वैमस वाला। स्क्वैमस के दो बेटे देख लिए हमने, सिंपल स्क्वैमस और स्ट्रेटिफाइड। दूसरा बेटा है एपिथेलियल का क्यूबॉइडल, क्यूब के फॉर्म में होंगे, सिंपल सा नाम ही बता रहा है क्यूब के फॉर्म में, क्यूब के फॉर्म में होंगे, ऐसे क्यूब के फॉर्म में होंगे, देख लो ये क्यूब के फॉर्म में है, ये क्यूबॉइडल एपिथेलियल। भूल जाओ क्या न्यूक्लियोप्लास्ट, साइटोप्लाज्म, तेल लेने गए सब ये, ठीक है। अभी ये देखो कि अकरेंस कहाँ पे, पाए कहाँ पे जाते हैं? स्वेट ग्लैंड्स में, सेलिवरी ग्लैंड्स में, थायराइड ग्लैंड्स में, जहाँ ग्लैंड दिख जाए सीधा मारो क्यूबॉइडल। किडनी ट्यूब्यूल्स, नाम में ही ट्यूब है, लो नाम में ही ट्यूब है। क्यूब एंड ट्यूब डजंट साउंड सिमिलर, होमोफोन्स, याद आ रहा है अंग्रेजी, क्यूब ट्यूब, ठीक है। तो किडनी ट्यूब्यूल्स में देखने को मिलेंगे, जहाँ ग्लैंड दिख जाए सीधा मारो क्यूबॉइडल। अब आ जाओ कॉलमनार, नाम में ही कॉलमनार, कॉलम के शेप में होंगे, टॉल ज़्यादा होंगे, वाइड कम होंगे, खंभे की तरह होंगे। अकरेंस कहाँ पे मिलेगी? इंटेस्टाइन में। इंटेस्टाइन भी तो ऐसे ही होती हैं, कुछ घूमी 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 घूमी, इंटेस्टाइन सबको पता होगा ना, ऐसे होती हैं। लाइनिंग ऑफ स्टमक में देखने को मिलेगा आपको, ये लाइनिंग ऑफ स्टमक में, गॉल ब्लैडर में, यानी कि जहाँ जहाँ पाचन होता है हमारा, स्टमक में पाचन होता है, इंटेस्टाइन में पाचन होता है, तो वहाँ वहाँ में देखने को मिलेगा क्या? एपिथेलियल टाइप ऑफ टिश्यू। तो ये देख लीजिए एपिथेलियल टाइप ऑफ टिश्यू है, कॉलमनार एपिथेलियल। जो लंबे ज़्यादा हैं, चौड़े कम हैं, कॉलमनार हो गए, ठीक है। ये कॉलमनार हो गए। तो हमने क्या पढ़ा पहले? स्क्वैमस पढ़ा। स्क्वैमस में दो, सिंपल स्क्वैमस, स्ट्रैटिफाइड स्क्वैमस। सिंपल वाला माउथ, ईसोफेगस की इनर लाइनिंग में, स्ट्रैटिफाइड पूरी स्किन को कवर कर रहा है। देन देखा क्यूबॉइडल, देखेंगे नहीं, वो देखेंगे नहीं, ऐसे ही इमेजिन करो, क्यूबॉइडल क्यूब के फॉर्म में, क्यूब के फॉर्म में है ना, देख लो। अब ये कहाँ होते हैं? किडनी ट्यूब्यूल्स में, एंड जहाँ ग्लैंड दिख जाए सीधे क्यूबॉइडल मारेंगे। कॉलमनार, कॉलम कहाँ, कॉलम कॉलम टाइप होता है इंटेस्टाइन, जहाँ पे डाइजेशन होता है स्टमक में। अभी डाइजेशन पढ़े नहीं है लेकिन फिर भी इतना तो पता होगा। अब आखिरी है हमारा सीलिएटेड एपिथेलियल टिश्यू, उसके बाद आपका डाउट हो तो पूछना, ठीक है। ये क्यूबॉइडल भी हो सकते हैं, कॉलमनार भी हो सकते हैं, यानी ऐसे भी हो सकते हैं, ऐसे भी हो सकते हैं। इनकी खास बात ये होती है, नाम से ही सब पता चल रहा है भैया, कॉलमनार कॉलम शेप के हैं, क्यूबॉइडल क्यूब शेप के हैं, है ना। स्ट्रेटिफाइड स्टेटा में, लेयर में एग्जिस्ट कर रहा है। सीलिएटेड सीलिया है, सीलिया जब भी दिख जाए तो तुमको बाल याद आने चाहिए। जब भी तुम्हें सीलिया दिखे ना, जैसे मुझे सीलिया, जहाँ पे देखो सीलिया, मुझे बाल मेरे दिमाग में चलने लगते हैं, बाल 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 हो जाता है सब। तो बाल क्या होता है? सीलिया जो होते हैं ये हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, हेयर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं, जो मूवमेंट फैसिलिटेट करते हैं, जो मूवमेंट फैसिलिटेट करते हैं। देख रहे हो यहाँ पे सीलिया अभी कहाँ प्रेजेंट होंगे? बड़ा आसान याद करना। देखो यहाँ क्या लिखा हुआ है, मूवमेंट ऑफ म्यूकस। नाक में हमारे हेयर्स होते हैं, हेयर्स, उनको सीलिया बोलते हैं, और म्यूकस सेक्रीट करते हैं वो, सो दैट हम जब सांस लेते हैं फिर बाहर जाते हैं तो बहुत सारी अनवांटेड चीज़ें होती हैं, अगर वो सीधा हमारे चले गई रेस्पिरेटरी सिस्टम में, लंग्स में, तो बहुत ख़राब होगा हमारे लिए। तो यहाँ पे म्यूकस होता है, सो दैट वो वहाँ पे अंदर ना जा सके, वहीं पे चिपक जाए। एंड वो जो हेलेक स्ट्रक्चर्स भी होते हैं, हेयर्स होते हैं, वो उस म्यूकस को बाहर निकालने का काम करते हैं, ठीक है। यूरिन में भी। एंड एग क्या है? जैसे कि फीमेल्स में ओवम रिलीज़ होता है, एंड उस ओवम को जो है जैसे हर 28 डेज़ में, हर महीने में एक ओवम रिलीज़ होता है, जिसको कि आपको पहुंचाना होता है यूटेरस तक। तो वो यूटेरस तक कैसे पहुंचता है? वो सीलिया पहुंचाते हैं, भाई देना उसको, भाई उसको ट्रांसफ़र करना, भाई उसको दे देना, भाई तुम उसको दे देना। ये सब भाई लोग अपना मैनेज कर लेते हैं आपस में, इधर उधर इधर इधर करके पहुँचा देते हैं, ठीक। इतनी चीज़ क्लियर? तो कहाँ पे प्रेजेंट है? और ऐसे याद रखो, यूरिन को भी यही लोग बोलते हैं, भाई चलो यूरिन को पास कराओ, तो म्यूकस, एग, यूरिन, खत्म, ठीक है। रिदमिक बीटिंग करेंगे एकदम डीजे की तरह, और डीजे की तरह कर करके उसको अपने गंतव्य तक पहुंचा देंगे। किसी को कोई डाउट? खत्म हो गया एपिथेलियल। अब आते हैं कि मसल में, फिर बैक कर लेते हैं, इसको रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है, कहाँ से शुरू किए थे। किसी कोई डाउट होगा तो पूछ लेगा। म्यूकस क्या होता है बेटा? इतने भी भोले मत बनो, हैं। एपिथेलियल टिश्यू पे आते हैं अभी। एनिमल टिश्यू में हमने 4 तरह के टिश्यू पढ़े, एपिथेलियल, मस्कुलर, कनेक्टिव और नर्वस। एपिथेलियल में हमने क्या क्या पढ़ा?
एपिथेलियल में हमने पढ़ा 4 प्रकार, स्क्वैमस, क्यूबॉइडल, कॉलमनार एंड सिलेटेड। स्क्वैमस के 2 बेटे, सिंपल स्क्वैमस, दूसरा क्या था, स्ट्रैटिफाइड स्क्वैमस। सिंपल स्क्वैमस की बात करें कहाँ पे है, माउथ एंड जो आपका मतलब इनर लाइनिंग ऑफ माउथ एंड ईसोफेगस का जो इनर लाइनिंग है वो बना रहा है। स्ट्रैटिफाइड स्किन। क्यूबॉइडल कहाँ पे, क्यूब किडनी ट्यूब्यूल्स, किडनी ट्यूब्यूल्स, और जहाँ जहाँ तुम्हें ग्लैंड दिख जाए, स्वेट ग्लैंड, जो भी ग्लैंड, क्यूबॉइडल। कॉलमनार, हाइट बड़ी है विड्थ से। कॉलम कहाँ पे होता है, कॉलम होता है ये इंटेस्टाइन में, इंटेस्टाइन्स में। और कहाँ पे, स्टमक में। इंटेस्टाइन हो गया स्टमक में। सीलिएटेड, सीलिया हेयर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं, ये हेयर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं। क्या, किसके मूवमेंट में, एग के मूवमेंट में, ठीक है। ये जो म्यूकस के मूवमेंट में, यूरिन के मूवमेंट में ये फैसिलिटेट करते हैं। अब आएंगे मस्कुलर पे, जिसके कि 3 बेटे हैं, स्ट्रिएटेड, स्मूथ एंड कार्डियक। इससे क्वेश्चन काफ़ी पूछा गया अभी रिसेंटली, ठीक है। अब आ जाते हैं मस्कुलर पे। तो मस्कुलर क्या है भाई, ये मसल सेल के बने होते हैं, मसल सेल इलोंगेटेड होते हैं, लार्ज साइज होते हैं, कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं इसमें, ठीक है। और ये कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन में हेल्प करते हैं। जैसे कि तुम मसल को कॉन्ट्रैक्ट करो, बाइसेप को, और रिलैक्स कर दो, है ना। जैसे बाइसेप की मसल को तुमने कॉन्ट्रैक्ट किया एंड रिलैक्स कर दिया, तो ये कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन में हमें हेल्प करते हैं। इसमें कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स होते हैं जो मूवमेंट को फैसिलिटेट करते हैं, ठीक है। अब टाइप्स ऑफ मसल्स में हम पढ़ेंगे 3 तरह की, कार्डियक, स्केलेटल और स्मूथ। एक एक करके पहले समझेंगे, आपको कन्फ्यूज़न क्रिएट होगा, फिर उस कन्फ्यूज़न को रिजॉल्व करने के लिए एक टेबल से मैं आपको सारी चीज़ें समराइज़ कर दूंगा, ठीक है। अगर क्रिएट होगा, पहले ही मत दिमाग बना लेना कि नहीं कन्फ्यूज़न होगा। सबसे पहले स्केलेटल। स्केलेटल मसल फाइबर आर इलोंगेटेड सिलेंड्रिकल होती हैं, बहुत ज़्यादा रटने की ज़रूरत नहीं, देख लो बस थोड़ा सा, ठीक है। फास्ट इन नेचर होती हैं, अगर आप रेलवे वगैरह की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको रटने की ज़रूरत है ये वाली चीज़। फास्ट इन नेचर होते हैं, अनब्रांच्ड होते हैं, ईच सेल इज मल्टी न्यूक्लिएटेड। अभी अनब्रांच्ड का मतलब क्या है, किसकी बात करें, स्केलेटल की। यहाँ पे ब्रांचिंग हो रखी कि नहीं हो रखी, इस तरह की ब्रांचिंग यहाँ दिख रही तुमको कहीं, नहीं है ना, ये हो गया अनब्रांच्ड है। ईच सेल इज मल्टी न्यूक्लिएटेड, हर सेल में मल्टी न्यूक्लियस है। आ जाओ, ये एक सेल है ना, एक न्यूक्लियस, 2 न्यूक्लियस, 3 न्यूक्लियस, 1 2 3, इसमें देख लो एक ही तो है, इसमें देख लो एक ही तो है, इसमें आ जाओ, इसमें भी तो एक ही है सब में, लेकिन ये स्केलेटल वाला भैया हमारा मल्टी न्यूक्लिएट है। स्ट्रिएशंस आर प्रेजेंट। स्ट्रिएशंस क्या है, ऑल्टरनेट डार्क एंड लाइट बैंड्स, ऑल्टरनेट लाइट एंड डार्क बैंड्स। ये लाइट डार्क लाइट डार्क लाइट डार्क दिख रहा होगा, यहाँ पे भी तो है लाइट डार्क लाइट, इसमें है क्या, नहीं है, स्मूथ मसल में नहीं है। बहुत जल्दी थक जाती हैं, बहुत जल्दी थक जाती हैं। स्केलेटल मसल जो होते हैं अटैच टू स्केलेटल, स्केलेटल मसल्स अटैच होती हैं, स्ट्रिएशंस आर प्रेजेंट, वो हमने देख लिया, वही तो देख रहे थे अभी, बार बार क्या लिख रखा है। अब ये लिखा हुआ आर अंडर द कंट्रोल ऑफ आर विल, अब इसको भूल जाओ, अभी ये इंपॉर्टेंट है लेकिन अभी बाद में बताएंगे इसको, ठीक। अब आ जाओ इसमें, और हेल्प किसमें करता है, बॉडी मूवमेंट में और पॉस्चर मेंटेन करने में। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपको ये मसल सेल देखने को, अभी भूल जाओ उसको, ठीक है। अभी आते हैं स्मूथ एंड विसरल मसल। विसरल क्या होता है, विसरल मतलब जो स्मूथ पार्ट होता है बॉडी में, उसको विसरल ऑर्गन बोलते हैं, ठीक है। जैसे कि पेट हो गया, इंटेस्टाइन हो गया, ये सब, हार्ट हो गया, मतलब हार्ट तो नहीं बोलेंगे, पेट हो गया, इंटेस्टाइन हो गया, तो ये सब विसरल मसल्स में आते हैं। यूरिनरी ट्रैक्ट हो गया, ठीक है। ये फाइबर्स आर यहाँ पे स्पिंडल शेप होते हैं, सिंगल एंड सेंट्रली लोकेटेड न्यूक्लियस होता है। अभी देखे थे एक ही न्यूक्लियस, यानी यूनी न्यूक्लिएट भी बोल देते हैं इसको। यूनी न्यूक्लिएट का मतलब होता है एक ही न्यूक्लियस है। अनब्रांच्ड होते हैं, यानी कि ब्रांच इस तरह से नहीं निकली होंगी इसमें, ठीक है। यहाँ पे स्ट्रक्चर बना है, देख लो, कई कई ब्रांच दिख रही तुमको, और एक ही न्यूक्लियस है एक सेल में, यूनी न्यूक्लिएट है। स्लो होती हैं, फटीग नहीं करती हैं ये, ठीक है, फटीग नहीं करती, थकती नहीं है। इंटेस्टाइन, जहाँ जहाँ पे ये एकदम मुलायम वाला है, जहाँ हड्डी नहीं देखने को मिलेगी, या आंत में हड्डी होती है क्या, यूटेरस में हड्डी होती है क्या, है ब्लड वेसल्स में हड्डी होती है क्या, पेट में अंदर के अंदर हड्डी होती है क्या, ब्रोंकस में हड्डी होती है क्या, है। तो जहाँ जहाँ नहीं होती है वहाँ वहाँ देखने को मिलेगा ये तुमको। एंड ये क्या होते हैं, ये आपके नहीं लिखा क्या, ये आपके इनवॉलेंट्री होते हैं, इनवॉलेंट्री मसल्स। अब इसको भी लगे हाथ समझ ही लो। यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि ये जो होते हैं स्केलेटल वाले, ये वॉलेंट्री होते हैं। वॉलेंट्री और इनवॉलेंट्री का मतलब क्या होता है,
वॉलेंट्री का मतलब ये होता है कि अपने, मतलब हम कंट्रोल कर सकते हैं, यानी कि बस ऐसे याद रखो कि ये कंट्रोलेबल है, जिसको कि हम अपनी इच्छा से कंट्रोल कर सकते हैं, उन मसल्स को वॉलेंट्री मसल्स बोलते हैं। स्केलेटल मसल होती हैं एंड स्मूथ या फिर वेसरल मसल्स नहीं होती हैं। कैसे? अब यहाँ पे मैंने खाना खाया, मेरी आंत में गया, तो क्या मैं उसको रेगुलेट कर सकता हूँ भाई जल्दी जल्दी पच जाओ, जल्दी से पच जाओ, अभी बाहर भी जाना, खेलने जाना है, हाँ? तो ऐसा तो होता नहीं ना। या फिर यूटेरस से जल्दी जल्दी एग रिलीज़ करवा लिया, या फिर स्टमक से बोला कि जल्दी से HCl रिलीज़ करो, है, या फिर कम HCl रिलीज़ करो, हमारे पेट में एसिडिटी हो रहा है। वो करेगा जो उसे करना है, तुम कुछ नहीं कर सकते हो। लेकिन वहीं पे स्केलेटल पे आ जाओ, बाइसेप तुम्हें फुलानी दिखानी है किसी को, मान लो कोई आ गई, ठीक है, और जल्दी से तुम्हें दिखाना है, अपना प्रदर्शन करना है, ठीक है, तो कैसे करोगे तुम? अपनी विल पे कर सकते हो ना, ऐसे तो नहीं अपने आप फूलना स्टार्ट हो जाएगी ठीक है, अपने आप तो वो होता नहीं है। तो ये क्या है? ये आपका एक स्केलेटल मसल है, वॉलेंट्री है। और यहाँ पे ट्रिक ये है, ट्रिक जो भी बोलना समझ लो, वैसे तो मैंने समझा दिया है कि जहाँ पे हड्डी देखने को मिलेगी, बोन्स, वो स्केलेटल होती है और वो कंट्रोलेबल होती है, दैट इज़ वो वॉलेंट्री होगी। अब है तीसरी टाइप ऑफ मसल सेल, दैट इज़ कार्डियक सेल। कार्डियक का मतलब होता है हार्ट, ठीक है, कार्डियक का मतलब होता है हार्ट। तो ऑब्वियस सी बात है, ये भी हमारे कंट्रोल में नहीं होगा, ठीक है, अपने आप बीट करता है, तो ये आपका इनवॉलेंट्री मसल होता है, ठीक है। हार्ट में ही प्रेजेंट होता है एंड इसमें स्ट्रेशंस होती हैं, ठीक है। स्ट्रेशंस का मतलब है कि लाइंस लाइंस इस तरह से देखने को आपको मिलेंगी। फाइबर जो होते हैं यहाँ पे सिलेंड्रिकल शेप में होते हैं एंड यूनिन्यूक्लिएट होता है, यानी एक ही न्यूक्लियस देखने को मिलेगा। फाइबर्स ब्रांच्ड होते हैं, तो हमने दोनों देखे थे ब्रांच नहीं थे, सिर्फ कार्डियक वाला ही ब्रांच्ड है, दोनों अनब्रांच्ड हैं। स्ट्रेशंस इसमें होंगी लाइंस लाइंस, और ये फटीग नहीं करता है, ठीक है, बिकॉज इसको कॉन्टिन्यूसली ब्लड को पंप करना होता है, ठीक है। ये भी कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन परफॉर्म करता है। दिस हेल्प टू पंप एंड डिस्ट्रीब्यूट ब्लड टू आवर बॉडी, बिकॉज हमें पता है, हम अभी हार्ट जब चैप्टर पढ़ेंगे लाइफ प्रोसेस में, तो वहाँ देखेंगे जो हार्ट का फंक्शन होता है, दैट इज़ टू पंप दी ब्लड थ्रू आउट आवर बॉडी, ठीक है। अब ये होती है आपकी कार्डियक सेल। आप अगर यहाँ पे देखें तो एक ही न्यूक्लियस है, तो यूनिन्यूक्लिएट हुआ, स्ट्रेशंस प्रेजेंट है, ठीक है, एंड ये ब्रांच्ड है। अब आई नो कि आपको कन्फ्यूजन क्रिएट हो रहा होगा बहुत ज़्यादा कि भाई कौन सा स्टेटेड है, कौन सा यूनिन्यूक्लिएट है, कौन सा ब्रांच्ड है, बहुत सारा कन्फ्यूजन क्रिएट हो रहा होगा। तो देखिए, वॉलेंट्री और इनवॉलेंट्री में तो आपको कोई कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए, है ना। जैसे कि कार्डियक वाली है, हाँ, ये हमारे क्या विल से चलती है क्या? कार्डियक जो मसल होती है, क्या हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं? जो हार्ट में हमारी मसल्स होती हैं, नहीं, उसको हम कभी नहीं कंट्रोल कर सकते, तो इनवॉलेंट्री। स्मूथ वालों को भी नहीं कंट्रोल कर पा रहे थे, इनवॉलेंट्री थी, जैसे कि हमारे यूरिनरी ट्रैक्ट हो गया, आपका स्टमक हो गया, इंटेस्टाइन हो गया, जो हमारा आई में पीपिल वगैरह हो गया। तो पीपिल है, जैसे पीपिल है, क्या हमारे हिसाब से डायलेट होता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है? नहीं, अपने आप होता है वो, ठीक है। स्केलेटल मसल जहाँ पे बोन होती है वो वॉलेंट्री है। इतना तो क्लियर हो गया होगा आपको, ठीक है। कार्डियक वाला बस ब्रांच होता है, याद कर लो, ठीक है, और बाकी आपके दोनों अनब्रांच्ड होते हैं, कार्डियक वाले में ब्रांच होती हैं। और आपका जो स्केलेटल वाला होता है वो मल्टी न्यूक्लिएट होता है, बाकी दोनों यूनिन्यूक्लिएट होते हैं। बस इतना याद कर लो, खत्म हो गई बात आपकी, ठीक है। अगर आप स्टेशंस वाला ज़रूरी नहीं है कि याद करो, स्टेशंस वाला भी अगर आप याद करना चाहते हो कि भाई इसमें स्टेशंस नहीं है, बाकी दोनों में है, ठीक है, स्मूथ वाले में, तो ऐसे करके आप याद कर सकते हो कि इन दो चीज़ों को याद कर लो। ऑप्शन एलिमिनेशन से आप आराम से क्वेश्चन को कर देंगे, ठीक है। यहाँ तक सभी को चीज़ें क्लियर हैं, तो हम बढ़ते हैं अपने आखिरी आखिरी तो नहीं, सेकेंड लास्ट टाइप ऑफ टिश्यू, दैट इज कनेक्टिव टिश्यू। सर SSC GD एग्ज़ाम पेपर लीक, अच्छा पेपर लीक हो गया क्या SSC GD का? है भगवान, अब SSC में भी लीक होने लगा। स्ट्रेशंस क्या होती हैं सागर? माँ तो अभी तक सो रहे थे क्या सागर? हैं, स्ट्रेशंस का मतलब होता है ऑल्टरनेट लाइट एंड डार्क बैंड्स, पूरा डिफाइन करते हुए आराम से चल रहे हैं, फिर भी डाउट क्रिएट हो रहा है, तो यानी कि आप लेट आए या तो फिर आप सो रहे हैं बीच में। सो से मेरा मतलब ये नहीं कि आपकी आंखें बंद हैं, आंखें खुली हो के भी लोग सोते हैं, है ना। वो सोने का मतलब ये है कि आप अपने विचारों में खोए होंगे, अपने थॉट्स में। ये भगवान, एक बार नौकरी लगने तो बस, फिर तो जाके सीधे गुलाब का फूल ले जाके गंगा में बहा दूंगा, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। कनेक्टिव टिश्यू, ठीक, वहीं वापस चलें।
इससे रिवीजन तुम्हारा बहुत अच्छा होगा। जब तुम रिवीजन करने बैठना तो इस पर्टिकुलर स्लाइड का यूज़ करना, ठीक है, ये वाला। तो हमने देख लिया एपिथेलियल, हमने देख लिया मस्कुलर, हम अब क्या देख रहे हैं, रिवाइज कर लें क्या? स्ट्रिएटेड है, सॉरी स्ट्रिएटेड नहीं यार, स्केलेटल होगी, ठीक है, स्केलेटल। वॉलेंट्री दोनों इनवॉलेंट्री, ब्रांच्ड दोनों अनब्रांच्ड, ठीक है, सॉरी स्केलेटल मल्टी न्यूक्लिएट, ये दोनों यूनिन्यूक्लिएट, ठीक। अभी आते हैं कनेक्टिव। कनेक्टिव चार तरह के हैं और ये छोटे हैं, ये मत समझना जितने ये लंबे थे, अब ये छोटे छोटे हैं, कनेक्टिव में छोटे छोटे हैं आपके, ठीक है। कनेक्टिव हैं आपके चार तरह के, एरियोलर, एडिपोस, स्केलेटल और फ्लूइड। एरियोलर, एडिपोस, स्केलेटल और फ्लूइड, ये लास्ट है हमारा। एरियोलर दो तरह का होगा, लूज और डेंस, ठीक है। चलो अब देखते हैं, ठीक, चलो अभी देखते हैं, ये हमारा लास्ट टाइप ऑफ टिश्यू है। चलो आ जाओ। तो अभी मैंने आपको बताया कनेक्टिव टिश्यू, अब नाम में कनेक्टिव टिश्यू यानी कि कनेक्ट करने का काम होगा इनको। तो ये क्या कर रहे हैं, वेरियस पार्ट ऑफ द बॉडी को कनेक्ट करने का काम कर रहे हैं। जैसे हमारे जो डिफरेंट ऑर्गन है, लंग्स, किडनी, हार्ट, ठीक है, बोन्स, लिगामेंट्स, इन सबको ज्वाइन करने का काम होता है, कनेक्ट करने का काम होता है, कनेक्ट्स वेरियस बॉडी पार्ट्स, prevents organ from getting displaced by body movements, acts like binding, supporting and packaging material, cells are loosely spaced, cells are embedded in intercellular matrix। ये मैट्रिक्स क्या होता है, अब देखो भाई, जैसे फॉर एग्जांपल पानी में चावल आवल डाल के बना दें तो क्या बन जाएगा, क्या बन जाएगा, चावल ही बनेंगे भाई, तो उबल जाएंगे। लेकिन उसी में दूध दूध डाल के बना दे तो खीर बन जाएगी। तो अंतर कहाँ पे आया, अंतर आया मैट्रिक्स में। था तो चावल डला, डला तो चावल ही था ना, लेकिन तुमने वो लिया क्या, मेन तुम्हारा वो मैट्रिक्स क्या था, ग्राउंड सब्सटेंस क्या था, उस पर डिपेंड करेगा कि वो कनेक्टिव टिश्यू कैसा है। जैसे कि तुम कान पकड़ो अपना भी, तुम्हारा टीचर बहुत तुम्हारा कान पकड़ के मरोड़ता था, भाई हमारा भी मरोड़ता था, ऐसा नहीं है, हमारा कोई वो नहीं था। हमारे यहाँ तो कायदे की पिलाई होती थी एकदम, मतलब सूत के रख देते थे ठीक है। तो यहाँ पे कान जो होता है ना, कान आप पकड़ो तो कान देखो, मतलब बहुत हार्ड भी नहीं है, बहुत सॉफ्ट भी नहीं है, ठीक है। वहीं तुम अब पकड़ लो किसको, वहीं अब जैसे फॉर एग्जांपल अब तुम बॉडी ऑर्गन के अंदर का क्या है पकड़ो, जैसे फॉर एग्जांपल बोन है, ठीक है, बोन को पकड़ो, बोन को तो इमेजिन कर ही सकते हो ना, ये जैसे कि तुम्हारी नेक में कॉलर बोन्स होती हैं, तो उसको पकड़ो तो कितना हार्ड है। और ये दोनों हैं, दोनों अगर हम देखें तो कनेक्टिव टिश्यू है। ब्लड हो गया, खून जो होता है वो भी कनेक्टिव टिश्यू है, वो तो लिक्विड होता है। क्यों, क्योंकि सबका इंटरसेलुलर मैट्रिक्स अलग अलग है। जिसका जेली है तो कान में, जैसे हमारा वो अभी देखेंगे उसको क्या बोलते हैं, फ्लूइड है तो ब्लड बन गया, डेंस और रिजिड है तो बोन बन गई। वो डिपेंड करता है इंटरसेलुलर मैट्रिक्स पे, ठीक है। कनेक्टिव टिश्यू ये सारे होते हैं, ठीक है, बस देख लो, अच्छा लग रहा है देखने में बस। टाइप्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू दो तरह के, एरियोलर, एडिपोस। एरियोलर का मेन काम क्या है, अगेन डिफरेंट बॉडी ऑर्गन्स को जोड़ने का मेन काम है इनका, मेन जोड़ने का काम तो यही परफॉर्म करते हैं। एडिपोस तो बस मोटापा बढ़ाते हैं और कुछ नहीं। दो तरह के, लूज कनेक्टिव एंड डेंस। लूज को एकदम लूज की तरह छोड़ दो, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस थोड़ा बहुत देख लो कि जो लूज है, सेल्स प्लस लूज जेल मैट्रिक्स, इसका जो मैट्रिक्स होगा वो लूज होगा, काफ़ी सॉफ्ट होगा, स्किन और मसल्स के बीच में प्रेजेंट होता है, बोन मैरो में प्रेजेंट होता है, ऑर्गन्स के अंदर देखने को मिलता है, ठीक है, जहाँ जहाँ बहुत ही सॉफ्ट पार्ट होता है वहाँ पे देखने को मिलता है, ठीक है। लूज कनेक्टिव टिश्यू स्किन और मसल्स को कनेक्ट करने का काम करता है, तो जो सॉफ्ट पार्ट होते हैं। फिल्स द स्पेस इनसाइड ऑर्गन्स, जो ऑर्गन के अंदर जो स्पेस होती है उसको भरने का काम करता है। एंड सपोर्ट्स द इंटरनल ऑर्गन्स, तो जो अंदर के हमारे ऑर्गन्स हैं उनको सपोर्ट करने का काम करता है। और टिश्यूज़ को रिपेयरिंग का भी काम है इसका, ठीक है, टिश्यू रिपेयरिंग का भी काम है इसका, ठीक है। तो ये आप यहाँ पे देख पा रहे हैं लूज कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। तो बीच बीच में जो एयरी स्पेस है, जो आपकी स्पेस है, उसको फिल करने का ये काम कर रहे हैं, जो यहाँ पे लिखा हुआ था, फिल्स द स्पेस इनसाइड द ऑर्गन्स, इंटरनल ऑर्गन को सपोर्ट करता है, एंड स्किन और मसल्स को कनेक्ट करने का काम करता है, ठीक है, स्किन को मसल से कनेक्ट करेगा। ऑलराइट, अभी आते हैं एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू में डेंस कनेक्टिव टिश्यू। बिकॉज अभी हमने ये देखा था कि जो हमारे एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, लूज एंड डेंस। तो अभी हम किसको पढ़ रहे हैं, अभी हम पढ़ रहे थे लूज के बारे में, तो उतना इंपॉर्टेंट नहीं था, बस थोड़ा बहुत आपको जानना था कि स्किन मसल्स के बीच में लूज जेल मैट्रिक्स होगा, बोन मैरो वगैरह में, और ऑर्गन्स के अंदर प्रेजेंट होता है, गैप को भरता है। डेंस जो होता है वो दो तरह का होता है, लिगामेंट एंड टेंडन्स। इसको बोलते हैं इसको बोलते हैं कंडरा, और एक को बोलते हैं स्नायु, ठीक है, कंडरा और स्नायु। लिगामेंट और टेंडन का काम क्या होता है, तो जो टेंडन होते हैं, फाइब्रस टिश्यू, ग्रेट स्ट्रेंथ होती है, लिमिटेड फ्लेक्सिबिलिटी होती है, कनेक्ट मसल टू बोन्स। ये इंपॉर्टेंट है कि इसको कनेक्ट करते हैं। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, ये है आपका टेंडन,
टेंडन किसको कनेक्ट कर रहा है? मसल को बोन से कनेक्ट कर रहा है। वहीं पे आप लिगामेंट भी देख पा रहे होंगे, लिगामेंट जो किसको कनेक्ट कर रहा है? जो हड्डी को हड्डी से जोड़ रहा है, जो इस हड्डी को ठीक है, इस हड्डी से जोड़ने का काम कर रहा है। यानी कि लिगामेंट किसको कनेक्ट करता है? बोन को बोन से। वहीं जो टेंडन है, जो आपका कंडरा है, ये आपका स्नायु हो जाएगा लिगामेंट, और वो कंडरा हो जाएगा। तो ये कंडरा किसको जोड़ता है? मसल को बोन से जोड़ता है। मांसपेशियों को हड्डियों से जोड़ने का काम करता है टेंडन, और हड्डियों को हड्डियों से जोड़ता है लिगामेंट। याद कैसे रखेंगे? तो याद करो, तुम्हारे स्कूल डेज में मोबाइल वगैरह तो होते नहीं थे, कि होते थे? जैसे हमारे टाइम पे तो नहीं होते थे, ठीक है, उतना ज़्यादा। हम भी कोई अकबर के ज़माने के नहीं हैं, लेकिन ठीक है, अब हमारे पास नहीं था, ठीक है। होते तो थे, लेकिन होता नहीं था हमारे पास, ठीक है। तो हम नहीं, आप लोग, ठीक है, आप लोग एक MTV करके जो है चैनल था, उसको देखा करते थे, याद करिए, है ना। एक हमारी मैडम आया करती थी उसमें टास्क दिए जाते थे उसमें ठीक है। तो ये मान लो टेंडन है, और ये मसल हो गया। अब बस तुम कुछ नहीं, वी को बी से रिप्लेस कर दो। तो टेंडन जो है मसल को बोन से जोड़ रहा है, और बोन को बोन से कौन जोड़ेगा? लिगामेंट जोड़ेगा, ठीक। क्लियर इतनी चीज़ कि लिगामेंट किसको जोड़ रहा है और टेंडन किसको जोड़ रहा है, ठीक है। बस इतना ध्यान रखना है आपको। जैसे यहाँ पे देखिए आप, ठीक है, यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखें तो ये चीज़ क्या है बताइए जल्दी? वन क्या है? ये वन क्या है? और टू क्या है? ये टू क्या है? तो वन अगर हम ध्यान से देखें, ये हमारी बाइसेप की मसल्स है और ये बोन्स हैं। मसल को मसल से कोई नहीं, वो यहाँ पे नहीं है, ठीक है। ये हो जाएगा आपका क्या? ये हो जाएगा आपका MTB, दैट इज़ टेंडन हो जाएगा आपका ये, ठीक है। इसको बोल देंगे टेंडन, क्लियर। एंड वहीं अगर हम बात करें तो ये हो जाएगा आपका लिगामेंट, ठीक है। ये हो जाएगा आपका लिगामेंट। क्लियर इतनी चीज़? आगे बढ़े हैं, अब एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू पे आ जाएं। सर बहुत तेज हो रहा है, अच्छा हाँ, समझ गए सभी लोग हैं, मतलब सब के सब देखते थे। एक मुक्का मार के चलो भाई, रवीना टंडन मतलब, अच्छा टंडन सेट कर रहा है। चलो भाई, तो अभी आते हैं कनेक्टिव टिश्यू पे, एडिपोज टिश्यू पे, ठीक है। अभी हम पढ़ चुके हैं किसको? अभी हम पढ़ चुके हैं लिगामेंट को, ठीक है। लिगामेंट को पढ़ चुके हैं, अभी आते हैं एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू पे। एडिपोज का मतलब होता है फैट सेल्स। ये फैट सेल्स को एग्रीगेट करते हैं। तो जो हमारी फैट सेल्स हैं वो किस टाइप ऑफ टिश्यू से बनी होती हैं? एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू से बनी होती हैं। सेल्स राउंडेड एंड ओवल शेप की होती हैं। सेल कंटेन लार्ज फैट ड्रॉपलेट्स। स्किन के बीनीथ होता है, स्किन के नीचे होता है, और ये क्या प्रोवाइड करेगा? ये एक तो हीट रेजिस्टेंस प्रोवाइड करेगा, मैकेनिकल शॉक से प्रोवाइड करेगा, इंसुलेशन प्रोवाइड करेगा। जैसे कि सर्दियों के टाइम पे हम, मतलब वही होता है कि उतनी जल्दी हीट बाहर नहीं जाती है स्किन से, क्योंकि उसमें एडिपोज। अब मोटे लोगों को तुमने देखा होगा, जो लोग थोड़े फैटी होते हैं, तो उनको गर्मी बहुत ज़्यादा लगती है, सर्दी बहुत ज़्यादा नहीं लगती है। हमारे यहाँ पे मैथ्स के हमारे टीचर थे, निखिल सर, निखिल भाटिया उनका नाम था। तो काफ़ी काफ़ी अच्छे सर थे, मतलब एक ही मेरे कुछ ही पर्सनल फेवरेट टीचर्स थे, उनमें से वो एक थे। मतलब मेरे लिए अलग से वो सुबह मैथ्स पढ़ाने आते थे। मैंने बोला था सर काफ़ी वीक है, तो अलग से निकाल के आते थे, ठीक है। तो बहुत अच्छे थे वो, है ना। तो निखिल भाटिया सर काफ़ी हमारे थोड़े तगड़े टाइप थे, है ना। तो तगड़े थे वो, और वो देखते थे हम, वो विंटर्स में हाफ शर्ट में आते थे, ठीक है, एकदम तो ऐसा लगता था हाफ शर्ट में कैसे। तो फिर बाद में फिर हमने बायो पढ़ी, क्योंकि बायो वाले सर है ना कायदे की मार देते थे हमारी, ठीक। तो बायो कभी ज़्यादा समझ आई नहीं स्कूल डेज़ में, ठीक है। उनका नाम नहीं लेंगे, हो सकता है अगर मान लो किसी ने भेज दिया उनको वीडियो तो उनको बुरा लगेगा, तो है कोई नहीं। तो लेकिन कायदे की मार देते थे वो, उनसे ज़्यादा मार किसी टीचर ने दी नहीं। तो वो जो थे तब, मतलब मैं ये बोल रहा हूँ कि तब बाद में ये चीज़ पता चली, या फिर तो ये चीज़ आपको समझ आनी चाहिए कि क्यों ऐसा होता है। क्योंकि जो एडिपोज टाइप ऑफ टिश्यू हैं, जो हमारी स्किन के नीचे हैं, वो ज़्यादा अगर जमा हो जाते हैं तो फैट बन जाता है ज़्यादा, लोग मोटे हो जाते हैं, एंड वो ज़्यादा इंसुलेशन प्रोवाइड करने लगता है। हीट ज़्यादा जल्दी बाहर निकलती नहीं है, टेम्परेचर रेगुलेशन प्रोवाइड करता है, एंड मैकेनिकल शॉक से प्रोवाइड करता है। इज़ दैट क्लियर? ठीक है यहाँ तक?
ये आपको देखने को मिलेंगे एडिपोसाइट्स। ये जो एडिपोस टिश्यू है उसमें जो सेल्स होती हैं उनको एडिपोसाइट्स बोलते हैं, ठीक है। अब आते हैं स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू पे। अभी तक हम क्या देख रहे थे, एरियोलर। मैं आपको रिवाइज करवाता हूँ, ठीक है। एरियोलर देख रहे थे हम पहले, सबसे पहले हमने देखा कनेक्टिव टिश्यू, कनेक्टिव में हमने एरियोलर देखा। एरियोलर में भी दो तरह के, लूज और डेंस। लूज में हमने देखा था, लूज है ऑर्गन्स के बीच का स्पेस फिल कर रहा है, स्किन और मसल्स के बीच में जो सॉफ्ट पार्ट है वहाँ पे उनके बीच में देखने को। डेंस क्या था, डेंस क्या था, डेंस में पढ़े लिगामेंट और टेंडन, स्नायु और कंडरा। एम टी बी मसल को बोन से कनेक्ट कर रहे हैं और बोन को बोन से कनेक्ट कर रहे हैं लिगामेंट, खत्म, ठीक। फिर उसके बाद हमने पढ़ा एडिपोस कनेक्टिव टिश्यू। एरियोलर के बाद क्या पढ़े, एडिपोस। एडिपोस का मतलब फैट, फैट सेल से बने होते हैं, बीनीथ द स्किन होते हैं, इंसुलेशन प्रोवाइड करते हैं, मैकेनिकल शॉक से प्रोवाइड करते हैं। अब आते हैं स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू में, जो दो तरह के होते हैं, कार्टिलेज और बोन्स। इनका जो मैट्रिक्स है, ठीक है, सबसे पहले कार्टिलेज पढ़ते हैं। वाइडली स्पेस्ड होते हैं, एक्सटेंसिव मैट्रिक्स प्रोटीन, जो शुगर प्रोटीन और शुगर का बना होता है। जो मैट्रिक्स वही ग्राउंड सब्सटेंस की बात हो रही है। मैट्रिक्स थोड़ा सा इलास्टिक होता है, कार्टिलेज फ्लेक्सिबल होता है। इसका लोकेशन अगर बात करें तो ईयर, पिन्ना, पिन्ना जहाँ बाली पहनी जाती है कान में, और या फिर पूरा कान अगर आप देखेंगे तो उसको मोड़ा जा सकता है। नोज़ की टिप होती है, नोज़ की टिप अगर पकड़ो ऐसे, ट्रैकिया में हमारे होते हैं रिंग्स ऑफ कार्टिलेजेस, ताकि सांस लें। ऐसा ना पता चला अगर रिंग्स ऑफ ये कार्टिलेज ना हो ना, इस तरह से अगर तुम सर्च करना गूगल पे, यहाँ पे तो आई थिंक लगा नहीं है, नहीं लगा, तो इस तरह से रिंग्स टाइप होती हैं ट्रैकिया में, विंड पाइप में। तो सो दैट हम सांस लें तो ऐसा नहीं कि एकदम ले चपक गया, ले सांस ही नहीं जा पा रही अंदर, ठीक है। तो ट्रैकिया मतलब ये कार्टिलेज होता है, सो दैट वो सक ना, एकदम वो चपक ना जाए। वो हम पढ़ेंगे वहाँ पे जब रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ेंगे। लैरिंग्स में स्मूदेंस द बोन सरफेस एट जॉइंट्स में स्मूद करता है बॉन, ये देख सकते हैं आप, ठीक है। यहाँ पे स्मूद करने का भी काम होता है इसका, क्लियर है। ये सपोर्ट करता है फ्लेक्सिबिलिटी टू बॉडी पार्ट, तो फ्लेक्सिबल होता है। जहाँ पे आप देख लो कान हो गया, कान आपका टीचर आराम से मोड़ देता था, ठीक है, और आपको दर्द दे देता था, क्यों, क्योंकि अब बोन को थोड़ी ना मोड़ सकता है। क्यों, उसके पीछे का रीज़न क्या है, क्योंकि कार्टिलेज का जो मैट्रिक्स होगा, ग्राउंड सब्सटेंस होगा, वो सॉफ्ट होगा रिलेटिव टू दी बोन। बोन का बहुत हार्ड होगा, कार्टिलेज का उतना भी सॉफ्ट नहीं है। किसकी तरह, ब्लड की तरह। ब्लड का तो लिक्विड अभी देखेंगे आगे, लेकिन कार्टिलेज का बोन जितना हार्ड भी नहीं है। कहाँ कहाँ पे आप समझ गए, ठीक है। अब आते हैं बोन पे, हड्डियों पे। तो हड्डियों की अगर हम बात करें तो बहुत स्ट्रांग होता है, नॉन फ्लेक्सिबल, मोड़ नहीं सकते, बहुत हार्ड एजेड होती हैं। बोन सेल्स आर एम्बेडेड इन हार्ड मैट्रिक्स, इसका मैट्रिक्स हार्ड होगा। मैट्रिक्स इज कंपोज ऑफ कैल्शियम और फॉस्फोरस। कैल्शियम और फॉस्फोरस का बना होता है इसका मैट्रिक्स, जिसके से हार्ड होता है। फंक्शन क्या होता है इसका, फंक्शन होता है कि एक बॉडी को फ्रेमवर्क प्रोवाइड करना, ढांचा प्रोवाइड करना। नहीं तो पता चला मुंह लटक रहा है इधर, हाथ अपना लटक रहा है, पेन अपना लटक रहा है, तो वो सब कैसे हो पाएगा है? तो ये पूरा जो है स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है, ढांचा प्रोवाइड करता है, स्केलेटल प्रोवाइड करता है ये, ठीक है। और उसमें फिर हमारे डिफरेंट ऑर्गन्स एम्बेडेड है अंदर, खाल चढ़ी हुई है, ठीक है। तो एक तरह का स्ट्रक्चर प्रोवाइड कर रहा है, सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है बॉडी को, शेप दे रहा बॉडी को। किसी के वाइड शोल्डर्स होते हैं, किसी के नैरो शोल्डर्स होते हैं कि नहीं होते हैं। तो इस तरह से किसी का जो मुंह होता है थोड़ा सा लंबा होता है, किसी का गोल होता है, किसी का चौड़ा होता है। तो वो क्यों, क्योंकि वो बोन्स ही, बोन का जो फ्रेमवर्क है वो वैसा ही है, इसलिए ऐसा हो प्रोटेक्ट जी। और जो हमारे वाइटल, जैसे ब्रेन है, तो ब्रेन में बोन्स होती हैं। हम जब ब्रेन पढ़ेंगे तो वहाँ पे देखेंगे, ठीक है, क्रेनियल और फेसियल, इस तरह से हमारी बोन्स होती हैं। तो जो अगर बोन्स नहीं होंगी तो हमारा ब्रेन तुरंत आसानी से डैमेज हो जाएगा। लंग्स वगैरह इन सबको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने का काम करते हैं। अब लंग्स में, छाती में हाथ लगा के देखो अभी तुम यहाँ पे, ये जो ये आपका चेस्ट वाला रीजन है, यहाँ पे आपको हड्डियाँ दिख रही होंगी ना, इस तरह से ये हड्डियाँ होती ना यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे हमारी हड्डियाँ होती ना इस तरह से, ऐसे 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 ऐसे। तो ये क्या है, लंग्स को प्रोटेक्ट करने के लिए ये, ठीक। बोन्स की अगर हम बात करें कुछ इस तरह से दिखती हैं। अच्छा, कमेंट में आप बताइए कि लॉन्गेस्ट बोन कौन सी होती है, शॉर्टेस्ट कौन सी होती है, और टोटल नंबर ऑफ बोन्स कितनी होती हैं एक चाइल्ड में और अडल्ट में, बताइए। तो लॉन्गेस्ट की अगर बात करेंगे तो कौन सी होगी, लॉन्गेस्ट बोन है हमारी जांग में होती है, थाइज में, दैट इज़ फीमर, थाइज में होती है ये। एंड शॉर्ट की अगर बात करें तो स्टेपीज़ होती है, ये हमारे कान में होती है, ईयर में होती है। ईयर में हमारी 3 बोन्स होती हैं, एक तरह से 3 बहनें टाइप होती हैं, मैलियस, इनकस एंड स्टेपीज़। तो जो इसमें से स्टेपीज़ होती है सबसे छोटी होती है। नंबर ऑफ बोन्स की अगर बात करें तो चाइल्ड में रफली 300 होती हैं। जब बच्चे का जन्म होता है दिन बाद में ये आपस में मिलती जाती हैं, जुड़ती जाती हैं, फ्यूज़ होती जाती हैं, 206 हो जाती हैं। जो लोग ज़्यादा अडल्ट होते हैं उनमें 207 होती हैं। खैर याद, लेकिन आपको 206 ही रखना है। अभी आते हैं कनेक्टिव टिश्यू में, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, जो हमारा आज का लास्ट पार्ट है।
फ्लूइड है तो ऑब्वियस सी बात है, अब क्योंकि कनेक्टिव टिश्यू है तो कनेक्ट कर रहा होगा डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी को, ठीक है, कॉन्टिन्यूटी बनाता है। दो तरह का फ्लूइड टिश्यू होता है, एक ब्लड और दूसरा लिम्फ, ब्लड एंड लिम्फ, ठीक है। तो ब्लड हमारा पहला पार्ट है, ठीक है, ब्लड। तो ब्लड एक फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है, ब्लड सेल से बना होता है, इसका मैट्रिक्स लिक्विड का होता है, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा सा हम ब्लड के बारे में पढ़ लेते हैं, ठीक है। पहले ब्लड के बारे में यहाँ पे पहले मैं आपको सारी चीज़ें बता देता हूँ, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। जो चीज़ लिखी हुई है आपको ढंग से समझ में आएगी। देखिए, जो ब्लड होता है ना, जो ब्लड होता है, जो खून होता है, ये इसका मेन काम होता है कनेक्टिव टिश्यू है, कनेक्ट कर रहा है ये, ठीक है। एंड इसका जो मेन काम होता है वो होता है, चलिए हम इसके पहले तो डिफरेंट पार्ट्स पढ़ लेते हैं। तो इसका एक कंपोनेंट होता है लिक्विड कंपोनेंट और एक इसका पार्ट होता है सॉलिड कंपोनेंट। यानी कि ऐसा है, पानी में चावल, पानी में हमने चावल डाल दिए, तो पानी जो है इसमें प्लाज्मा है, जो कि ध्यान रखना, जो लिक्विड पार्ट है, जो प्लाज्मा है, ये 55% होता है ब्लड का। यानी 55% आपका लिक्विड होगा एंड 45% रिमेनिंग आपका सॉलिड पार्ट होगा। अब ये जो प्लाज्मा है ये येलो कलर का फ्लूइड होता है। आपने सुना होगा कोविड के टाइम पे बहुत ये इसकी शॉर्टेज हो गई थी प्लाज्मा की, तो येलो कलर का फ्लूइड होता है प्लाज्मा। अब ये प्लाज्मा खुद जो 55% है ब्लड का, ये प्लाज्मा रफली 90 से 92% जो है इसमें सिर्फ पानी ही होता है, वाटर होता है। रिमेनिंग जो 18% है इसमें आपके हॉर्मोन्स भी होते हैं, प्रोटीन्स भी होता है, हॉर्मोन्स, प्रोटीन्स, ग्लूकोज, फैट, विटामिन, ये सब कुछ 18% में होता है। ये अब बात करते हैं यहाँ पे जो लिखा हुआ है सॉलिड पार्ट। तो सॉलिड के 3 पार्ट होते हैं। पहला होता है हमारा आरबीसी, रेड ब्लड सेल, श्वेत रक्त कणिकाएं। दूसरा होता है डब्ल्यूबीसी, दैट इज सॉरी, ये आपकी लाल रक्त कणिकाएं, ये श्वेत रक्त कणिकाएं। एंड तीसरा होता है हमारा प्लेटलेट्स, इनको हम क्या बोलते हैं, प्लेटलेट्स। अब इनमें बेसिक डिफरेंस क्या है? आरबीसीज रेड इन कलर होती हैं। क्यों रेड होती हैं? क्योंकि इनमें होता है आपका हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन होता है। अब हीमोग्लोबिन एक हीम नाम का कंपाउंड होता है और इसमें आयरन अटैच्ड होता है विच हैज़ हाई एफिनिटी फॉर ऑक्सीजन। हाई एफिनिटी फॉर ऑक्सीजन मतलब ऑक्सीजन से इसको बहुत प्यार है, तो इसलिए आरबीसीज क्या है, ऑक्सीजन को ट्रैप कर लेती हैं, ठीक है। थोड़ा सा कल मैंने आपको ग्लिम्स दिया था इस चीज़ का, किस तरह से ऑक्सीजन को ट्रैप करती हैं, बाकी तो हम पढ़ेंगे लाइफ प्रोसेस वाले चैप्टर में। तो ये ऑक्सीजन की सप्लाई का काम करते हैं, हर सेल तक ऑक्सीजन को भेजने का काम होता है आरबीसीज का। डब्ल्यूबीसीज जो है ये वाइट होती हैं, क्यों? क्योंकि इनमें हीमोग्लोबिन नहीं होता, तो रेड नहीं होती हैं। ये डिफेंस मैकेनिज्म प्रोवाइड करती हैं, जो हमारे सूक्ष्म जीव होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, उनको भगाने का या फिर उनको किल करने का काम होता है डब्ल्यूबीसीज का। प्लेटलेट्स का जो मेन फंक्शन होता है वो ब्लड क्लॉटिंग का होता है, खून का थक्का जमाने में फंक्शन होता है इसका, प्लेटलेट्स का, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने आपको फंक्शंस तो बता दिए, लेकिन अभी इनके बारे में कुछ और चीज़ें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स में मेन कुछ और भी डिफरेंसेस होते हैं, ठीक। तो वो भी लगे हाथ समझ लेते हैं क्या डिफरेंसेस होते हैं। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, फंक्शन हमने बस अभी समझा है। यहाँ पे मैं आरबीसीज लिख देता हूँ, यहाँ पे मैं डब्ल्यूबीसीज लिख देता हूँ और यहाँ पे मैं प्लेटलेट्स लिख देता हूँ। अब यहाँ पे सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि इनका लाइफ स्पैन कितना होता है, ठीक है। लाइफ स्पैन कितना होता है आरबीसीज का, डब्ल्यूबीसीज का एंड इनका। फिर यहाँ पे हम देख लेंगे इनका शेप क्या होता है और ये कितने नंबर में होते हैं, और कुछ एक्स्ट्रा चीज़, ये बनते कहाँ पे, फॉर्मेशन कहाँ पे होता है। तो लाइफ स्पैन की अगर हम बात करें तो लाइफ स्पैन इनका, दैट इज आरबीसीज का, रफली 4 मंथ्स का होता है, 4 महीने का इनका लाइफ स्पैन होता है। डब्ल्यूबीसीज की अगर हम बात करें, वाइट ब्लड सेल्स का, तो रफली इनका मान के चलो आप कि 12 to 20 डेज का इनका लाइफ स्पैन होता है। और एक चीज़ ध्यान रखना, यहाँ पे मैंने वो चीज़ बताई है कि नहीं, नहीं है यहाँ पे, चलो आगे भी बता देंगे, ठीक है। तो आरबीसीज का रफली 4 मंथ्स, इनका सिर्फ 12 से 20 दिन। और प्लेटलेट्स की बात करेंगे तो इनका तो और ही कम होता है, रफली आप मान के चलो कि 7 से लेके भाई 1 हफ्ता होता है, मतलब 7 से लेके 10 दिन का इनका टाइम पीरियड होता है। अब बात अगर करें इनके शेप की, तो जो आरबीसीज होती हैं,
यहाँ पे देखिए आरबीसी का कुछ शेप आपको दिख रहा है, कुछ आपको शेप दिख रहा है इसका। तो ऐसा लग रहा है कि जैसे मान लो कि एक कोई टैबलेट है, टैबलेट को दोनों साइड से दबा दो, टैबलेट है, टैबलेट को दोनों साइड से दबा दो, तो वैसा टाइप शेप नहीं लग रहा है ये। यानी कि बाई कॉनकेव शेप की होती हैं ये। किस शेप की होती हैं? बाई कॉनकेव या फिर डिस्क शेप की होती हैं। ये सब इररेगुलरली शेप्ड होती हैं दोनों, ठीक है, इररेगुलर शेप होता है इनका। नंबर की अगर बात करें तो आरबीसीज बहुत ज़्यादा होती हैं। रफली एक बूंद खून में 4.5 से लेके 6.5 मिलियन आपको देखने को मिलेंगे आरबीसीज, ठीक है, मिलियंस में बोल रहा हूँ। डब्ल्यूबीसीज की अगर बात करें तो ये काफ़ी कम होते हैं। डब्ल्यूबीसीज की अगर बात करें तो रफली 1000 में देखने को मिलेंगे, मतलब 4000 से लेके 10,000 इतने आपको डब्ल्यूबीसीज देखने को मिलेंगे। और प्लेटलेट्स की अगर बात करें तो ये आपको रफली 1.5 लाख से लेके 4 लाख, 150K से लेके 400K, ठीक है, इतने आपको देखने को मिलेंगे। तो अगर कभी ऑर्डर में लगाने का आपसे पूछ ले तो क्या ऑर्डर होगा? आरबीसी सबसे पहले, देन प्लेटलेट्स, देन डब्ल्यूबीसीज आएंगे, अगर नंबर के ऑर्डर में आपसे पूछेगा। आरबीसीज को हम इराइथ्रोसाइट्स के नाम से भी जानते हैं, ध्यान रखिएगा, इनको हम इराइथ्रोसाइट्स के नाम से भी जानते हैं। अब याद कैसे रखेंगे? याद आप ऐसे रख सकते हैं कि भाई जो आरबीसीज एंड इराइथ्रोसाइट, ठीक है, आरबीसीज एंड इराइथ्रोसाइट ऐसे करके याद रख सकते हैं, आर और आर, ठीक है। अगर हम बात करें डब्ल्यूबीसीज की तो इनको किस नाम से जानते हैं? इनको हम बोलते हैं ल्यूकोसाइट्स, ठीक है, ल्यूकोसाइट्स बोलते हैं। और प्लेटलेट्स को बोलते हैं थ्रोम्बोसाइट्स, थ्रोम्बोसाइट्स। ये जो डब्ल्यूबीसी होता है इसके भी 3 टाइप होते हैं। जो आपका वाइट ब्लड सेल्स होता है, इसके ज़्यादा डीप में नहीं जाएंगे, बस थोड़ा सा देख लो, इसके 3 टाइप होते हैं। एक तो ग्रैनुलोसाइट, ग्रैन्युलोसाइट्स, दूसरे होते हैं आपके मोनोसाइट्स। अच्छा, स्टडी ऑफ ब्लड को क्या बोलते हैं? व्हाट इज नोन एज स्टडी ऑफ ब्लड, ठीक है, मोनोसाइट्स। एंड तीसरा होता है हमारा लिम्फोसाइट्स, लिम्फोसाइट्स। ग्रैनुलोसाइट फर्दर 3 कैटेगरी में डिवाइड होता है। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ सो दैट अगर पूछ ले कि भाई किसके टाइप्स हैं तो आपको पता होना चाहिए एटलीस्ट। ज़्यादा डीप मैंने तो नहीं पढ़ना, बस फिर भी ये तो पता होना चाहिए किसके टाइप्स हैं आपके। इओसिनोफिल्स एंड लिम्फोसाइट्स, सॉरी लिम्फोसाइट्स तो हो गया ना इसमें, लिम्फोसाइट्स हो गया, ठीक है। तो ये इसके टाइप्स हैं, क्लियर। एंड मोनो इसके लिम्फोसाइट की अगर टाइप की बात करें तो इसके टाइप्स होते हैं आपके टी सेल्स एंड बी सेल्स। टी सेल्स होती हैं एंड बी सेल्स होती हैं इसमें आपकी, क्लियर है। तो ये डब्ल्यूबीसी के डिफरेंट टाइप्स हैं, क्लियर है। तो ब्लड सेल्स आर ऑफ 3 टाइप, वो आपने टाइप समझ लिए। प्लाज्मा में क्या होता है? प्रोटीन, सॉल्ट एंड हार्मोन। एंड स्टडी ऑफ ब्लड को क्या बोलेंगे? हीमाटोलॉजी बोलेंगे, ध्यान रखना, हिपैटोलॉजी नहीं बोलेंगे। हिपैटोलॉजी स्टडी ऑफ लिवर होता है वो, ठीक। चलिए अभी बढ़ते हैं आगे और देखते हैं लिम्फ के बारे में। तो ये लिम्फ क्या होता है? लिम्फ एक कलरलेस फ्लूइड होता है। कलरलेस इसलिए होता है बिकॉज इसमें आरबीसी नहीं होती। तो होता क्या ये चीज़ है, जब हमारा खून इस तरह से ट्रैवल करता है, ब्लड ट्रैवल करता है, तो ब्लड जो कैपिलरीज में ट्रैवल करता है, उन कैपिलरीज के बीच में छोटे छोटे बहुत बारीक से होल होते हैं। इतने छोटे होल होते हैं वो कि उनसे आरबीसी नहीं निकल पाती है, प्लाज्मा निकल जाता है। क्योंकि आरबीसी नहीं निकल पाई तो आरबीसी नहीं है इसमें, इनमें आरबीसी नहीं है तो ये इनका रेड कलर नहीं होगा बल्कि कलरलेस होगा। इनके भी डिफरेंट फंक्शंस होते हैं, जैसे हमारी ये जो ये लिम्फ है, खून तो ब्लड कैपिलरीज में बहता है, तो ये लिम्फ नोड में बहता है, फिर लिम्फैटिक वेसल्स होते हैं उसमें फ्लो होता है ये। तुमने देखा होगा हाथी का पाँव में कुछ लोगों का पैर बहुत बढ़ जाता है, होता है कि नहीं? कुछ लोगों को एक मतलब वेंस होती हैं उनको बहुत ज़्यादा फूल जाती हैं, उसको वेरिकोसील क्या कुछ बोलते हैं, आई थिंक ना, वेरिकोसेन कुछ ऐसे, वेरिकोसील कुछ बोलते हैं उसको। तो उसमें वो एक्चुअल में लिम्फ ही होता है। जब ये हो जाता है कि लिम्फ बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा इकट्ठा होने लगता है इन लिम्फ नोड में, तो वो फूलने लगती हैं, आपके पैर फूलने लगते हैं, ठीक है। तो वो उनको बोलते हैं लिम्फ नोड्स। तो ये इनमें डब्ल्यू नहीं होता, और इनका भी एक तरह से जिस तरह ब्लड का वो कैरी करने का काम होता है, वो ऑक्सीजन को कैरी कर रहे हैं, ये नहीं करेंगे ऑक्सीजन कैरी, क्योंकि इनमें आपका आरबीसी नहीं है। तो बाकी चीज़ों को कैरी करने का काम लिम्फ नोड्स का, लिम्फ का होता है, जो लिम्फ नोड में फ्लो होता है आपका, लिम्फैटिक वेसल्स में फ्लो होता है, ठीक है। तो ये कलरलेस होता है, आरबीसीज नहीं होते, आरबीसीज और ब्लड प्रोटीन्स इसमें नहीं होते हैं। ये एक तरह के कनेक्टिव टिश्यू है। एंड लास्ट है हमारे नर्वस टिश्यू। तो अगर आप किसी चीज़ को छूते हैं तो आप उस चीज़ को फील कर पाते हैं, देख पाते हैं, मतलब आप ये मान के चलिए जितनी भी आप ज़्यादातर चीज़ें करते हैं वो नर्वस टिश्यू की वजह से ही कर पाते हैं। नर्वस टिश्यू ना हो, ठीक है, नर्वस टिश्यू ना हो तो आपकी लाइफ एकदम, आप ये मान के चलिए कि बहुत
होता है ना, आपने देखा हो किस लोगों का ब्रेन हैमरेज हो जाता है, तो उनके ब्रेन में न्यूरॉन डिस्ट्रॉय हो जाते हैं एंड देन उसके बाद वो फंक्शन नहीं कर पाते ढंग से। या फिर काफ़ी जैसे कि स्टीफन हॉकिंग थे, तो स्टीफन हॉकिंग के साथ भी ऐसा, उनको न्यूरल डिसऑर्डर था। तो न्यूरल डिसऑर्डर था तो उनका बहुत सा पार्ट फंक्शन नहीं कर पाता था न्यूरल डिसऑर्डर की वजह से, तो वो नर्वस टिश्यू उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, और इसमें जो सेल प्रेजेंट होती है वो न्यूरॉन है। अच्छा, न्यूरॉन ध्यान रखना, ये सबसे आपकी लॉन्गेस्ट सेल होती है, लॉन्गेस्ट सेल होती है। और एक स्टूडेंट ने आई थिंक मैसेज भी किया था एंड दैट वाज रिगार्डिंग, मैं देख रहा था कि जैसे कि मैंने आपको कल बताया था कि सबसे बड़ी सेल होती है ऑस्ट्रिच का एग। ऑस्ट्रिच का जो एग होता है वो एक सेल का बना होता है सबसे बड़ी, सबसे छोटी होती है माइकोप्लाज्मा। ह्यूमंस में बताया तो सबसे बड़ा होता है जो अंडाणु होता है, दैट इज़ ओवम होता है, बट वो तो फीमेल्स में होता है। मेल में क्या होता है सबसे बड़ा? तो मेल में सबसे बड़ा न्यूरॉन होगा, न्यूरॉन सेल, और सबसे छोटा स्पर्म सेल। क्लियर थी चीज़? तो यहाँ पे अगर हम न्यूरॉन की बात करें तो ये बेसिक यूनिट है जिसके थ्रू कोई भी इंफॉर्मेशन एक्सचेंज होती है। इसको कंपेयर करिए जैसे पेड़ होता है ना, पेड़, तो पेड़ में ऐसे इस तरह से पेड़ में क्या होती हैं, शाखाएं होती हैं, ब्रांचेस होती हैं, फिर इस तरह से आपका वो तना होता है इस तरह से, एंड देन उसकी जड़ें होती हैं। तो इस तरह से इसको आप रिलेट करके चलिए तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा नर्वस टिश्यू। ठीक है, तो ये जो अब याद करो, हम लोगों ने ज्योग्राफी में जब पढ़ा था तो डिफरेंट टाइप के ड्रेनेज पैटर्न पढ़े थे, तो उसमें एक पढ़ा था डेंड्रिटिक ड्रेनेज पैटर्न, याद है आपको? तो डेंड्रिटिक ड्रेनेज पैटर्न में मैंने आपको बताया था वेयर द ड्रेनेज पैटर्न रिजेंबल लाइक अ ब्रांच ऑफ ट्री, जहाँ पे पेड़ की शाखाओं की तरह लगे। तो ये पेड़ की शाखाओं की तरह नहीं लग रहा है डेंड्राइट? तो इन्फॉर्मेशन डेंड्राइट लेता है, सेंटर में यहाँ पे न्यूक्लियस है, ठीक है, इसको बोलते हैं सेल बॉडी। ये जो इन्होंने यहाँ पे लिखना भूल गए, सेल बॉडी। ये पूरी लंबी से तना जो दिख रहा है दैट इज कॉल्ड एज एक्सन, एक्सन से पास होगा। देन ये एक्सन टर्मिनल्स हैं। टर्मिनल आपने देखा होगा, बस टर्मिनल है ना, तो ये सब टर्मिनल क्या होता है? टर्मिनल का मतलब जहाँ बसें वगैरह आती जाती हैं, या फिर जहाँ पे एयरपोर्ट है तो एयर मतलब जो एयरप्लेन से वो आते जाते हैं तो उनको टर्मिनल बोलते हैं। तो यानी टर्मिनेट हो रहा है यहाँ पे इन्फॉर्मेशन, यहाँ से एंटर किया, सेल बॉडी में गया, एक्सन में गया, देन यहाँ पे एक्सन टर्मिनल में वो टर्मिनेट हो गया। अब ये टर्मिनेट कैसे हो गया? अब ये यहाँ पे एक दूसरा न्यूरॉन लगा होगा, यहाँ पे दूसरा न्यूरॉन लगा होगा, उसका यहाँ पे डेंड्राइट होगा, ये उछल के इन्फॉर्मेशन इसमें जाएगी। बीच में जो गैप है, बहुत छोटा सा गैप होता है दो न्यूरॉन के बीच में, इन्फॉर्मेशन पास ऑन होती है एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन को। तो जो बीच में गैप होता है उसको साइनैप्स बोलते हैं, गैप को साइनैप बोलते हैं, गैप साइनैप। ठीक, क्लियर है? बस इतना ही पता होने की ज़रूरत है बस। कंपोज ऑफ न्यूरॉन, नर्व सेल, ये सब होता है, साइटॉन, डेंड्राइट, एक्साइन, साइटॉन वही आपकी सेल बॉडी। ठीक है, यही आपका ये वाला जो पार्ट है साइटॉन और सेल बॉडी। ठीक है, सेंट्रल न्यूक्लियस होता है, डेंड्राइट, एक्सन, खत्म। ठीक है, किस में हेल्प? ये ब्रेन में आपका होगा, ब्रेन, ठीक है, माथा स्पाइनल कॉर्ड में होगा, नर्व्स में होगा ये, ठीक है, पूरा जो नर्वस सिस्टम है उसमें होगा आपका ये। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं तंत्रिका तंत्र। टच में, स्मेल में, टेस्ट में, हियरिंग में, देखने में, सब में तो ब्रेन लगता है यार। अभी जब हम आई पढ़ेंगे तो आई पढ़ चुके हैं फिजिक्स में, तो हमने वहाँ पढ़ा था ना, मेरे को बताया था जो ऑप्टिक नर्व्स होती है हमारी, आँख तो फोटो क्लिक करती है, देखती नहीं है आँख हमारी। ऑप्टिक्स नर्व लगी हुई है, ये इन्फॉर्मेशन को ट्रांसफ़र करती हैं किसको? ये इन्फॉर्मेशन ट्रांसफ़र करती हैं हमारे ब्रेन को। ठीक है, हाँ, अब यहाँ तक किसी कोई डाउट हो तो पूछ लेगा। ठीक है, तो इसमें हेल्प करती हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आपने ये, इन्होंने ये छुआ तो इसके थ्रू इस तरह से तुरंत इन्फॉर्मेशन ट्रैवल करेगी एंड पूरा इस तरह से होता है आपका। ठीक है, एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं किस तरह से ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल रिसीव हुआ, और ये यहाँ पे केमिकल सिग्नल है और इलेक्ट्रिकल सिग्नल में तब्दील होता है, ध्यान रखना। ठीक है, यहाँ पे इस चीज़ को ध्यान रखना, ये केमिकल सिग्नल है, ठीक है, केमिकल सिग्नल ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल में तब्दील होता है। तो न्यूरॉन में मैं लिख देता हूँ, न्यूरॉन में क्या होता है, न्यूरॉन और नर्व सेल्स जो होती हैं ये कन्वर्ट करती हैं केमिकल एनर्जी को, केमिकल एनर्जी को किस में? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने का काम होता है, इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस होते हैं ये। इज दैट क्लियर? ऑर्डर पता होना चाहिए कि डेंड्राइट है, साइटोन सेल बॉडी है, न्यूक्लियस, एक्सन, एंड देन आपका एक्सन टर्मिनल्स है यहाँ पे आपके। क्लियर इतनी चीज़? और यहीं पे नर्व सेल, मैंने आपको बताया नर्व सेल को न्यूरॉन बोलते हैं। यहाँ पे पूरे तंत्रिका तंत्र में, नर्वस पूरे सिस्टम में सिर्फ न्यूरॉन्स ही नहीं होते हैं, एक और टाइप ऑफ सेल्स होते हैं जिनको हम ग्लायल सेल्स बोलते हैं। तो बस ध्यान रखना कि ग्लायल सेल्स कहाँ पे होंगी? आपकी नर्वस सिस्टम में होंगी बस। ठीक, क्लियर है यहाँ तक सभी को? खत्म होता है लेक्चर। अब थोड़े से क्वेश्चंस कर लेते हैं, किसी कोई डाउट तो नहीं यहाँ तक? क्वेश्चंस कर लेते हैं, ज़्यादा नहीं है, थोड़े से कर लेते हैं जल्दी से।
सर प्लाज्मा में 92+18 आपने एडिट कैसे कर दिया? अरे भाई 8 होगा, गलती से 18 लिख दिया होगा। 92+8 कर लो, होता तो 92 है, गलती से 18 लिख दिया होगा। ठीक, चलिए भाई क्वेश्चन करिए। पहला ये रहा आपका, प्लांट टिश्यू कितने टाइप के होते हैं? उस फोटो में आप हो सर? किस फोटो में? मैकेनिकल, यश शर्मा वो मैकेनिकल को नहीं केमिकल में कन्वर्ट कर रहा है, केमिकल को इलेक्ट्रिकल में। अब कैसे कर रहा है वो तो न्यूरॉन से पूछो जाके हैं। यहाँ पे बायोलॉजी का लेक्चर नहीं चल रहा, जितना नीड है ठीक है उतना करो। कैसे कर रहा है? चलो भाई, तो प्लांट टिश्यूज़ कितने टाइप के होते हैं? तो प्लांट टिश्यूज़ होते हैं आपके दो तरह के। एक तो होते हैं हमारे मेरिस्टेमेटिक और दूसरे होते हैं परमानेंट। आज थोड़ा एग्जाम लिखना मैं भूल गया यहाँ पे, ठीक है, एग्जाम ने लिखा है। तो एक होते हैं हमारे मेरिस्टेमेटिक जिनको विभज्योतक ऊतक बोलते हैं, और एक होते हैं हमारे स्थायी ऊतक। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही आंसर होगा, ठीक है। मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज हमारे कितने टाइप के होते हैं? एपिकल, इंटर कैलरी होता है एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज, इंटर कैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज, और तीसरे होते हैं लेटरल। ये टिप्स एंड ऑफ रूट एंड शूट्स में, ये बीच बीच में, ये साइड में। ये आपकी हाइट प्रोवाइड करते हैं और ये आपका ग्रो या विड्थ प्रोवाइड करता है। परमानेंट की अगर बात करें तो दो टाइप के होते हैं, सिंपल परमानेंट एंड कॉम्प्लेक्स परमानेंट। सिंपल की बात करें चलो अभी एक आगे देख लेंगे, ठीक है। तो डैश इज अ ग्रुप ऑफ सेल्स सिमिलर इन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, संरचना और कार्य में समान कोशिकाओं का एक समूह। कोशिकाओं के समूह को क्या बोलते हैं? टिश्यू यानी कि ऊतक बोलते हैं। और ऊतक के अध्ययन को क्या बोलते हैं? जब ये टिश्यू आपस में मिल जाते हैं तो ऑर्गन बन जाता है, जैसे कि हमारा किडनी हो गया, हार्ट हो गया, तो डिफरेंट ऑर्गन्स बन जाएंगे। एंड हमें पता होना चाहिए कि जो स्किन होता है, जो हमारी त्वचा होती है, वो सबसे बड़ा ऑर्गन होता है। इट इज़ दी लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ आवर ह्यूमन बॉडी। सबसे बड़ा ग्रंथि ग्लैंड हम आगे पढ़ेंगे वो लिवर होता है, बट ऑर्गन की बात करें स्किन होता है, और उससे ऑर्गन सिस्टम बनता है हमारा, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्लांट टिश्यू, इनमें से कौन सा प्लांट टिश्यू है? तो दोनों हैं आपके, यानी मेरिस्टेमेटिक भी है और आपका परमानेंट भी है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, सेल्स ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू लैक, यानी कि जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के जो सेल्स होते हैं उनमें क्या नहीं होता है? बताइए। हम्म। हिस्टोलॉजी सही है सभी का, ठीक है। तो सेल्स में क्या नहीं होगा भाई? इनको डिवाइड करना है, इनको डिवाइड करना है, तो वैक्यूल्स को ये हैंडल नहीं कर सकता ये। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ परमानेंट टिश्यू, निम्नलिखित में से कौन स्थायी ऊतक की विशेषता है? अब आज तो मैंने सीडीएस के क्वेश्चन इसलिए नहीं करा क्योंकि अभी आप लोग पहले इसी कर लो, ठीक है। कल जब मैं अगला लेक्चर होगा हम लोग कल, तो वहाँ पे उससे पहले मैं स्टार्ट करूँगा आपका, मतलब कुछ क्वेश्चन सीडीएस वगैरह के भी ले लेंगे, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ परमानेंट टिश्यू, निम्नलिखित में से कौन सा स्थायी ऊतक की विशेषता है? तो सेल डिवाइड रिपीटेडली ना, इनका डिवाइड नहीं करना है भाई। मेरिस्टेमेटिक डिवाइड होते हैं ना, जब मेरिस्टेमेटिक डिवाइड हो के बंद हो जाते हैं तो थ्रू दी प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन, विभेदन की प्रक्रिया के थ्रू ये परमानेंट यानी स्थायी ऊतक में तब्दील हो जाते हैं, ठीक है। तो इनका मेन फंक्शन होता है कुछ ना कुछ फंक्शन। करेक्टरिस्टिक क्या होती है? सेल डिवाइड, इनऑर्गेनिक इंक्लूजन्स आर एब्सेंट, इंटरसेलुलर स्पेसेस आर प्रेजेंट, ठीक है। तो जो हमारा पैरेन्काइमा होता है उसमें इंटरसेलुलर स्पेसेस प्रेजेंट होती हैं। वैक्यूल्स एब्सेंट नहीं होता इसमें, एब्सेंट तो मेरिस्टेमेटिक में होता है, विभज्योतक में होता है। विच टिश्यू इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फ्लेक्सिबिलिटी इन प्लांट्स, तो फ्लेक्सिबल कौन होता है? जो आपका टेंड्रल्स में प्रेजेंट होता है, टेंड्रल्स में प्रेजेंट होता है, बताइए कौन सा होता है? तो ये होता है हमारा फ्लेक्सिबिलिटी कॉलन काइमा, कॉलन काइमा होता है, ठीक है। स्टोरेज, रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी, हस्क ऑफ कोकोनट, जो सीड का नट होता है, वेन्स ऑफ लीफ देखने को मिलता है आपको, ठीक है। स्क्लेरेनकाइमा डेड सेल से बना होता है, एंड स्क्लेरेनकाइमा में नैरो ल्यूमेन होता है। इसमें कैसा ल्यूमेन होता है? नैरो ल्यूमेन होता है, यानी कि कुछ इस तरह का आपको स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। विच टिश्यू हैज़ हेविली थिकेंड लिग्निफाइड वॉल्स, लिग्निफाइड वॉल्स किसमें थी? नैरो ल्यूमेन एंड लिग्निफाइड वॉल स्क्लेरेनकाइमा, ठीक। स्यूबेरिन किस में रिलीज हो रहा था? कॉर्क सेल में, जो हमारे एपिडर्मल सेल से ही बन रही थी। एथ क्वेश्चन, हस्क ऑफ कोकोनट, नारियल की भूसी किस तरह के ऊतक से बने हुए हैं?
तो ये बने हुए हैं स्क्लेरेनकाइमा से, ऑप्शन नंबर सी। विच ऑफ द फॉलोइंग मेरिस्टेम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द इंक्रीज इन द जाइलम? क्या करता है जाइलम का? मेन काम होता है वाटर एंड मिनरल को ट्रांसपोर्ट करना, जेल को ट्रांसपोर्ट करना। जाइलम के मेन काम थे। पैरन और फ्लोएम का क्या काम था? फूड को ट्रांसपोर्ट करना, ठीक है। और कॉलन पैरेन्काइमा तो देख ही चुके हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग मेरिस्टेम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द इंक्रीज इन द गर्थ ऑफ द स्टेम और रूट? तो जो हमारा गर्थ होता है, नहीं जो विड्थ होता है, उसमें कौन रिस्पॉन्सिबल होता है उसको इंक्रीज करने में? तो ये लेटरल मेरिस्टेम ही रिस्पॉन्सिबल होते हैं। क्लोरेनकाइमा तो सिर्फ खाना बना रहे हैं। इंटर कैलरी बीच बीच में प्रेजेंट है, ठीक। विच टिश्यू अमंग द फॉलोइंग इज द प्रोटेक्टिव टिश्यू इन द एनिमल बॉडी? प्रोटेक्टिव टिश्यू कौन सा होता है? प्रोटेक्ट करने का काम होता है। मस्कुलर, नर्वस, कनेक्टिव या फिर एपिथेलियल टिश्यूज? प्रोटेक्ट कर रहा है। तो स्किन जो होती है हमारी प्रोटेक्ट कर रही है। स्किन किस तरह की है? स्किन मस्कुलर तो नहीं देखे थे सर। मस्कुलर में तो 3 देखे थे, स्केलेटल, स्मूथ, कार्डियक, 3 देखे थे। नर्वस में भी अभी लास्ट में पढ़े, कुछ ऐसा प्रोटेक्टिव तो नहीं देखा। प्रोटेक्ट नहीं बल्कि टच, साइट, सेंस, फील, ये सब का काम होता है। कनेक्टिव टिश्यू में एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू हमने देखा था। और क्या देखा था? एरियोलर के अलावा हमने देखा था एडिपोस। एरियोलर 2 तरह का था, एक तो हमारा लूज था, एक था डेंस, है ना। लूज एंड डेंस। डेंस में लिगामेंट टेंडन पढ़े थे। एडिपोस फैट वाला। एंड देन पढ़े थे बोन एंड ब्लड के बारे में। बोन, कार्टिलेज एंड देन ब्लड एंड लिम्फ के बारे में पढ़े थे। कार्टिलेज यानी कि जो हमारी हिंदी में उपास्थि बोल सकते हैं, जो कान वगैरह में प्रेजेंट होती है। बोन आप जानते ही हैं। और ब्लड एंड लिम्फ बाद में पढ़े थे, ठीक। तो ये भी नहीं होगा, आंसर एपिथेलियल होगा। एपिथेलियल हमने डिफरेंट पार्ट में डिवाइड किया था। पहला तो था हमारा स्क्वैमस। स्क्वैमस भी 2 पार्ट में था, सिंपल स्क्वैमस, स्ट्रैटिफाइड स्क्वैमस। तो जो स्ट्रैटिफाइड स्क्वैमस था, सिंपल वाला तो मुंह की इनर लाइनिंग और ईसोफेगस की इनर लाइनिंग में था। स्ट्रैटिफाइड पूरी स्किन में था, स्ट्रेटा लाइंस बना रखी, पूरी स्किन में प्रेजेंट है, तो वही प्रोटेक्टिव टिश्यू है एक। बीनीथ द, जल्दी से बताओ, देखते कितना तुम कनेक्टेड हो, ठीक है। एंड रादर दैन, कुछ लोग, ठीक है, एक का दुक्का जो कमेंट दिखते हैं स्लो थोड़ा सा ये वो, तो रादर दैन कि कमेंट में आप लगे रहो। अगर आप, मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप 100% फोकस के साथ चीज़ें करेंगे तो कम टाइम में भी चीज़ें होंगी, सारी चीज़ें समझ में भी आएंगी। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ एकदम से यहीं पे पूरा लेक्चर अंदर हो जाएगा, लेकिन आप करके देखेंगे तो आपको बेटर तरीके से समझ में आएगा मैं बताना क्या चाह रहा हूँ। अगर आप 100% फोकस के साथ देखेंगे तो मेरा भी कम टाइम लगेगा, आपका भी कम टाइम लगेगा, और सारी चीज़ें ज़्यादा बेटर तरीके से होंगी, ठीक है। वो तो मुझे पता है, जो भाई सीरियस स्टूडेंट हैं वो फोकस के साथ ही, विदाउट ज़्यादा मच कमेंटिंग के साथ ही पढ़ रहे होंगे, ठीक है। तो बीनीथ की अगर बात करें, नीचे कौन सा प्रेजेंट होता है नीचे टिश्यू? अब ये नहीं बोल रहा हूँ कि कमेंट करना नहीं, तो जो कमेंट करने लायक चीज़ें हैं, डाउट है, वो कमेंट में लिखना है, ठीक है। अगर आपको कोई डाउट है या फिर कोई चीज़ मान लो कि समझ नहीं आई, या फॉर एग्जाम्पल कि कुछ मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, तो वो चीज़ लिखनी है, ठीक है। फालतू की कुछ लोग देखता हूँ मैं, 4-5 लोग बुल्ला कहती करते रहते हैं, फालतू की करते रहो, कोई नहीं, ठीक है। बीनीथ द, अगर हम बात करें बीनीथ द स्किन, तो हमें देखने को मिलते हैं एडिपोज टिश्यू। एडिपोज टिश्यू फैट टिश्यू होते हैं जो एक तरह से उसकी थिकनेस बढ़ाते हैं, और हमें पता है कि एडिपोज टिश्यू क्या करते हैं, एक तो हमें इंसुलेशन प्रोवाइड करते हैं, मैकेनिकल शॉक से बचाते हैं। याद कर लिया करो, सीधे मैंने बताया था कि भाई जिनकी चमड़ी मोटी होती है ना, तो ज़्यादा ठंड नहीं लगती उनको। विच टिश्यू हेल्प्स इन हीलिंग? हीलिंग में कौन हेल्प करता है? मस्कुलर टिश्यू, नर्वस टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू या फिर ग्रैनुलेशन टिश्यू? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, एंड दैट इज ग्रैनुलेशन टिश्यू। हाँ ठीक है, और दिल पे नहीं लेगा कोई, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही आंसर होगा, ग्रैनुलेशन टिश्यू, ठीक है। एक तरह का ये कनेक्टिव टिश्यू ही होता है, ध्यान रखना, जो हीलिंग वगैरह में हेल्प करता है ये, ठीक है। एक तरह का कनेक्टिव टिश्यू का ही टाइप है ये एक तरह का कनेक्टिव टिश्यू ही होता है जो हीलिंग में हेल्प करता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, विच टिश्यू हेल्प्स इन द कीपिंग द बॉडी वार्म इन द फॉलोइंग गिवन ऑप्शंस? तो वार्म रखने में कौन हेल्प करेगा? एडिपोज टिश्यू हेल्प करेगा। एडिपोज का मतलब फैटी टिश्यू, ठीक है, फैट बढ़ाने में हेल्प करता है। अगला, कैमल हम्प इज मेड ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग टिश्यू? कैमल का जो हम्प होता है, हम्प जो नहीं वो क्या बोलते हैं, कूबड़, कूबड़ किसका बना होता है? तो कूबड़ में फैट जमा हुआ है, फैट जमा हुआ है, फैट मतलब एडिपोज, ठीक है। ऐसे याद करो, जो आदि है वो पोज नहीं दे पा रहा है क्योंकि मोटा बहुत है वो। 14th, कार्टिलेज प्रेजेंट इन द बॉडी इज अ, तो कार्टिलेज क्या है? कार्टिलेज, बोन, ये सब क्या होते हैं? कनेक्टिव टिश्यू के टाइप हैं, है ना। लूज के बाद हमने हार्ड पढ़ा था, ठीक है, उसके बाद हमने पढ़ा था ये कार्टिलेज और बोन। कार्टिलेज हमारा ईयर, पिन्ना, नोज, ट्रैकिया, इसमें देखने को मिलता है।
15th, विच इज़ नॉट 20 क्वेश्चन करेंगे मैक्सिमम, ठीक है 20 क्वेश्चन। तो लास्ट के 5 क्वेश्चन में एंटर कर चुके हैं, सबका सही है, अजय, बादल, सुरभि, सुरभि गुप्ता, राइजिंग स्टार, अवधेश राणा। तो विच इज़ नॉट अ कनेक्टिव टिश्यू इन दी फॉलोइंग गिवन ऑप्शन। तो कनेक्टिव में यार अगेन एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू दो तरह के, लूज, हार्ड। तो ये ब्लड भी कनेक्टिव है, लिम्फ, ब्लड का भाई लिम्फ भी कनेक्टिव टिश्यू है। ब्लड और लिम्फ में क्या डिफरेंस होता है, बोन भी कनेक्ट कर रहा है, कार्टिलेज भी कनेक्ट कर रहा है, नर्व्स नहीं कनेक्ट कर रही हैं, वो आपका नर्वस टिश्यू में आएंगी, ठीक है। तो लिम्फ में अंतर ये होता है, लिम्फ में आपका आरबीसी नहीं होता है, सिर्फ डब्ल्यूबीसी होगा। आरबीसी ऑक्सीजन को सप्लाई कर रहा है, डब्ल्यूबीसी सिर्फ क्या कर रहा है, डब्ल्यूबीसी सिर्फ आपका डिफेंस मैकेनिज्म प्रोवाइड कर रहा है, प्लेटलेट्स खून का थक्का जमने में हेल्प कर रहा है, ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प कर रहा है, कि भाई अगर मान लो चोट लगी कहीं पे, चोट लगी अगर, और अगर वो खून, अगर मान लो खून का थक्का ना जमा और वो खून बहता चला गया, तो फिर बहता चल हो जाएगा फिर, और वो फेटल भी हो सकता है, डेडली भी हो सकता है। इसीलिए डेंगू में आपने देखा होगा काफ़ी कम हो जाती हैं प्लेटलेट्स, और वो काफ़ी डेंजरस होता है, अगर उस समय किसी को चोट लग गई तो फिर वो काफ़ी नुकसानदायक हो सकता है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट होता है कि भाई जो प्लेटलेट्स हैं एटलीस्ट 1 लाख से ऊपर रहें आपकी, 50,000 से नीचे डेंजरस लेवल पे होती हैं, 10, काफ़ी कुछ लोगों की तो 10-15 हज़ार तक पहुंच जाती हैं डेंगू में। सेल्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग टिश्यू इन एनिमल्स अंडरगो कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन। याद करो, बाइसेप को कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स कर रहे थे। बाइसेप क्या है, मस्कुलर टिश्यू है। किस तरह का मस्कुलर टिश्यू है जो हमारे बाइसेप्स हैं, बताइए जल्दी से कमेंट में, 3 तरह के बताए थे ना। विच इज़ द मस्कुलर टिश्यू दैट इज़ मल्टी न्यूक्लिएटेड। इनमें से कौन सा मस्कुलर टिश्यू मल्टी न्यूक्लिएटेड है, किसमें बहुत सारे न्यूक्लियस देखने को मिलेंगे। तो हमने देखा था कि जो हमारे कार्डियक थे वो यूनी न्यूक्लिएट थे, ठीक है, अनस्टेटेड ये तो कुछ बात ही नहीं बनी। जो हमारे स्केलेटल मसल थे, स्केलेटल जो हमने सबसे पहले पढ़ा था, वो मल्टी न्यूक्लिएट थे। जो आपके बाइसेप्स होते हैं वो स्केलेटल होते हैं, क्योंकि वो कंट्रोल कर लेते हैं हम, स्केलेटल वॉलेंटरी होते हैं, जिनको कि हम खुद अपने उससे कंट्रोल कर लेते हैं, है ना। इन रूट्स दी प्रोटोजाइलम लाइज टुवर्ड्स द पेरिफेरी एंड मेटाजाइलम टुवर्ड्स द सेंटर, सच अरेंजमेंट ऑफ प्राइमरी जाइलम इज कॉल्ड एज। तो यानी कि आपसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि जो जोड़ों में प्रोटोजाइलम परिधि की ओर और मेटाजाइलम केंद्र की ओर स्थित होता है, प्राथमिक जाइलम की ऐसी व्यवस्था को क्या कहा जाता है। तो जाइलम फाइबर, जाइलम पैरेन्काइमा, एक्जाक या फिर एंडाक। तो इसको एक्जाक बोलते हैं, थोड़ा सा डिफिकल्ट टाइप क्वेश्चन है ये, ठीक है, लेकिन इसका आंसर एक्जाक ही होगा। मतलब ये पूरा इसको अरेंजमेंट का टाइप होता है, आप इसको स्किप भी कर सकते हैं, ठीक है। द एग्जाम्पल ऑफ कनेक्टिव टिश्यू इज कार्टिलेज ओनली, बोन ओनली, ब्लड ओनली, मोर देन अबव। तो मोर देन अबव होगा, ठीक है। आपके जितने भी क्वेश्चन होंगे आप करेंगे होमवर्क के लिए, ठीक है। चलिए भाई, तो ठीक है। अब चीज़ें अगर देखो, मेन ये है ना कि मैं चीज़ें करवाने को भाई, सेल टॉपिक कल हुआ, टिश्यू भी हुआ, तो मैं 2-2 लेक्चर में भी करवा सकता हूँ, बिल्कुल नो डाउट, प्लांट टिश्यू, एनिमल टिश्यू। लेकिन फिर वही है कि चीज़ों को खींचने का उतना कोई मतलब बनता नहीं है, क्योंकि सिर्फ बायोलॉजी ही पढ़ने के लिए नहीं है। वो बात मुझे ही पता है, मुझे पढ़ाने में दिक्कत थोड़ी ना है। मैं तो आराम से मज़े ले लेके बीच में पढ़ाता रहूँ प्लांट टिश्यू, ठीक है। प्लांट टिश्यू आराम से, एक दिन एनिमल टिश्यू, मुझे कोई दिक्कत नहीं, आराम से मैं इसको, बायोलॉजी 2 हफ्ते में ख़त्म हो रही है, मैं इसको 1 महीना आराम से खींच सकता हूँ। लेकिन मेन दिक्कत तो ये, मैं तो खींच दूंगा लेकिन तुम खींच जाओगे, तुमको समझ में आएगा, ठीक है। लेकिन मेन ये कि तुम्हारे ब्रेन में कितनी चीज़ें गई, कितनी कम चीज़ें गई, कितनी कम से मेरा मतलब है सिर्फ क्वालिटी चीज़ें जिनसे क्वेश्चन बनेगा, वो इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। श्वान सेल अभी मैंने जो आपको ग्लायल सेल्स पढ़ाया था ना, उसी की ही कवरिंग होती है, ठीक है। मतलब उसी का टाइप है, जो स्वान सेल्स हैं ये टाइप, ये ग्लेशियल सेल का टाइप है, जो न्यूरॉन्स के आसपास आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। यानी कि सराउंडिंग न्यूरॉन्स, और ये टाइप ही होती हैं ग्लेशियल सेल्स का, ठीक है। जो अभी मैंने आपको, सॉरी, ग्लियल सेल्स का जो अभी मैं बता रहा था ना, ग्लायल सेल्स, तो उनका टाइप ही होती हैं, ठीक है, टाइप ऑफ ग्लायल सेल्स हैं। ऑलराइट, चलिए भाई, मिलते हैं कल विद दी, ऑडियो बहुत कम होता है, और भी किसी को प्रॉब्लम है क्या ऑडियो का? ऑडियो को किसी और को ही प्रॉब्लम है क्या, ऑडियो का कम होता है? सर आपसे पढ़ के मेरे फ्रेंड का सिलेक्शन हो गया, थैंक यू सो मच।
ठीक है। और जो लोग को रिकॉर्डिंग वगैरह चाहिए होती है, हैंड नोट्स चाहिए होते हैं, तो बैच में एनरोल कर सकते हैं परमार अकेडमी एप्लीकेशन डाउनलोड करके, फिर www.parmaracademy.in वेबसाइट पे जाके कोर्सेज में आपको दिख जाएगा SSC GK बैच 2.0। ठीक है, तो उसको आप डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ पे आपको सारी चीज़ें उसी बैच के अंदर मिल जाएंगी। ऑलराइट, थैंक यू टू ऑल, मिलते हैं कल इन दी सेम टाइम। थैंक यू।